हेलो, नमस्ते, आदाब। कैसे हो आप? मैं जतिन सिंह आपको केमिस्ट्री का बहुत ही इजी और बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर पढ़ाने जा रहा हूँ, मेटल्स और नॉन मेटल्स। और ये क्लास 10th के बेसिस में पढ़ाने जा रहा हूँ। तो इसमें हम क्या है, क्लास 10th में इस बार एमसीक्यू बेसिस पे आएगा, तो हम एनसीईआरटी से हर एक पॉइंट को, हर एक लाइन को पढ़ेंगे और उससे सोचेंगे कि एमसीक्यू कैसे बन सकता है। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले अपने पास एनसीईआरटी रखनी है, कॉपी पेन रख लीजिए और फिर हम शुरू करते हैं। अगर आपके पास एनसीईआरटी नहीं तो वीडियो पॉज करके एनसीईआरटी ले आइए और कॉपी पेन ले आइए। ठीक है, तो अभी स्टार्ट करते हैं एनसीईआरटी के notes। तो ये आपको दिख रहा होगा स्क्रीन में, एनसीईआरटी नॉन मेटल्स और मेटल्स के। तो आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे, हर एक चीज। फुल स्क्रीन, ठीक है। मेटल्स और नॉन मेटल्स। तो सबसे पहले समझते हैं मेटल्स क्या होता है, नॉन मेटल्स क्या होता है, और एनसीईआरटी में क्या क्या लिखा है वो सारी चीजें समझते हैं। तो इसमें लिखा है कि क्लास 9th में आपने कुछ पढ़ा होगा एलिमेंट्स के बारे में। तो आपने देखा होगा कि डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, उनको क्लासिफाई कर दिया गया है। एक ऐसे तरीके की पीरियोडिक टेबल होती है, उसमें सारे एलिमेंट्स क्लासिफाई कर दिए हैं। कुछ मेटल्स हैं, कुछ नॉन मेटल्स हैं, और उनकी प्रॉपर्टी की बेसिस पे क्लासिफाई करा गया है। तो ये हमसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि किस तरीके से मेटल्स होते हैं, नॉन मेटल्स होते हैं, जो कि आंसर आगे खुद देंगे। तो ये रीड करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो कॉपी पेन लेके इसको मार्क करिएगा। आज अब बात करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स की। तो अगर मैं मेटल्स के बारे में बात करता हूँ तो आपके मन में शायद आयरन आ जाता है, सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम। ठीक है, तो अगर मैं इनको देखूं तो ये किस तरीके से होते हैं, तो ये मेरे कुछ हार्ड होते हैं, जो आयरन हो गया, सोडियम हो गया, लेड हो गया, जिंक हो गया, या जो भी मेटल्स होते हैं ये हार्ड होते हैं, इजीली अवेलेबल होते हैं। ठीक है, तो इनकी प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं। द इजिएस्ट वे टू स्टार्ट ग्रुपिंग अ सब्सटेंस बाय कंपेयरिंग देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज। बता रहे हैं कि अगर हम किसी को भी कंपेयर कर सकते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी को, तो हम उनको ग्रुप कर सकते हैं। मतलब किसी को भी ग्रुप करना बहुत ही आसान हो जाता है अगर उनको कंपेयर करना स्टार्ट कर देते हैं। तो कुछ इनने एक्टिविटी करी है, ये एक्टिविटी भी नहीं पढ़नी आप लोगों को, बस आपको ये वाली लाइन याद रखनी है। ये वाली लाइन मार्क कर लीजिए। मेटल्स इन द प्योर स्टेज हैविंग अ शाइनिंग सरफेस, दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड मेटेलिक लस्टर। ठीक है, मेटेलिक लस्टर का मतलब क्या है, मेटल का चमकदार होना। ठीक है, तो क्वेश्चन आया आ सकता है कि एमसीक्यू का पहला क्वेश्चन कि मेटल्स लस्टर हैं, नॉन लस्टर हैं, या फिर ट्रांसपेरेंट होते हैं, ये कुछ भी चौथा ऑप्शन दे सकता है, नॉन ऑफ दिस करके। तो आपको याद रखना है कि मेटल्स हमारे लस्टर्स होते हैं। ठीक है, ये एक्टिविटी भी नहीं पढ़नी। इसके बाद है ना, ये सारी एक्टिविटी नहीं पढ़नी आपको। हाँ, ये वाला पढ़ना है। ठीक है, यहाँ पे लिखा है मेटल्स के पास एक प्रॉपर्टी होती है कि वो सीट में चेंज हो जाते हैं। सीट में जैसे आपने देखा होगा कि आयरन की सीट है, सीट मतलब एक तरीके से रेक्टेंगुलर सीट बन जाती है, तो वो सीट में चेंज हो जाते हैं। तो मेटल्स कैन बी बीटन इनटू थिन सीट और दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड मेलेबिलिटी। ठीक है, तो ये मेलेबिलिटी वाली ये लाइन अच्छे से मार्क कर लेना, ये वाली। ठीक है, कहाँ गया? हाँ, ये वाला पॉइंट अच्छे से मार्क कर लेना। सम मेटल्स कैन बीटन इनटू थिन शीट्स, दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड मेलेबिलिटी। यहाँ तक क्लियर हो गया है? सारी चीजें अच्छे से मार्क करते रहिए, बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। ठीक है, तो यही बिल्कुल उसी तरीके से क्वेश्चन आ सकता है कि किसकी प्रॉपर्टी होती है, कौन प्रॉपर्टी शो करता है मेलेबिलिटी की। आपको एक नॉन मेटल दे देंगे, एक मेटल दे देंगे, एक मेटलॉइड दे देंगे। ठीक है, तो उसमें से आपको टिक करना होगा। तो यहाँ पे ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर एक इंपॉर्टेंट लाइन ये आ जाती है मेटल की तीसरी प्रॉपर्टी के बारे में अगर हम बात करते हैं, तो द एबिलिटी ऑफ अ मेटल टू ड्रॉन इनटू अ थिन वायर। आपने देखा होगा कि मेटल्स को हम है ना थिन वायर में चेंज कर सकते हैं। अगर मेटल्स को हम थिन वायर में चेंज कर सकते हैं तो उसको हम बोलते हैं डक्टिलिटी। डक्टिलिटी बोलते हैं। ठीक है, तो मेटल्स को हम थिन वायर में चेंज कर सकते हैं, डक्टिलिटी होता है। जैसे आपने देखा होगा कि आपके इलेक्ट्रिसिटी वायर होते हैं कॉपर के, तो वो क्या हो रहा है, एक मेटल है, मेटल से हमने क्या थिन वायर में चेंज कर दिया, तो इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं डक्टिलिटी। क्लियर हो गया? अच्छा, गोल्ड जो होता है मोस्ट डक्टाइल मेटल होता है। मोस्ट डक्टाइल मेटल का मतलब क्या, अगर मैं 1 ग्राम गोल्ड लूंगा तो उसको लगभग 2 किलोमीटर तक स्ट्रेच कर सकता हूँ। ठीक है, ये क्लियर हो गया? तो यहाँ तक एक गोल्ड के ऊपर ये भी क्वेश्चन आ सकता है। तो ये वाला
पूरा इतना यहाँ तक मार्क कर लीजिए और ये वाली लाइन भी मार्क कर लीजिए। इट इज बिकॉज ऑफ देयर मेलेबिलिटी एंड डक्टिलिटी दैट मेटल्स कैन बी गिवन डिफरेंट शेप अकॉर्डिंग टू अवर नीड्स। बस ये याद रखना कि मेटल्स और नॉन मेटल्स में डक्टिलिटी होती है। अब है ना एक चीज और पढ़ने जा रहे हैं यहाँ पे हम कि हीट हमारे कंडक्टर होते हैं, यानी तो कंडक्टर क्या होता है। तो कंडक्टर नाम से ही मालूम पड़ा है जो चीज कंडक्ट करा सके। तो कंडक्टर वो होते हैं जो हीट कंडक्टर वो होगा जो हीट को कंडक्ट करा सके, मतलब कि अपने अंदर हीट को फ्लो करा सके। इलेक्ट्रिक कंडक्टर वो होगा जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करा सके। ठीक है, तो हम देखते हैं मेटल्स होते हैं या नहीं होते हीट और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टर। तो इसके लिए ये एक्टिविटी भी मत पढ़िएगा, सीधे यहाँ पे आ जाइए। जैसे आपने देखा होगा कि मैं बहुत सिंपल एग्जांपल ले रहा हूँ। अगर आपने देखा हो किचन में अगर आपकी मम्मी कुछ काम कर रही है, रोटी बनाती है, तो वो चिमटा होता है। तो अगर देखें चिमटा को अगर यहाँ पे इसका स्टार्टिंग पॉइंट अगर हमने गैस पे रखते हैं, बर्नर पे रखते हैं, तो धीमे 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 हाथ के पास आ जाता है फ्लो ना। तो ये क्या गर्म हो जाता है यहाँ पे, तो हम लोग यहाँ पे टच करते हैं तो यहाँ पे भी हम लोग को जलना स्टार्ट हो जाता है। तो ये क्या हो रहा है, हीट का फ्लो हो रहा है। ठीक है, तो हमारे मेटल्स कैसे होते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं। अब गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का एग्जांपल दे सकता हूँ। आपने देखा होगा कि आपकी जो वायरिंग होती है कॉपर वायरिंग, तो वो क्या होगा, कॉपर हमारा मेटल और वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करा रहा है। ठीक है, कुछ एक्सेप्शंस होते हैं वो भी हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, एक्सेप्शन का मतलब कि वो रूल फॉलो नहीं करते, तो उसके बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे। अभी सिंपल सिंपल पढ़ते आ रहे हैं ना, कोई टेंशन नहीं, आराम से बिल्कुल मस्त तरीके से। मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड हैविंग अ हाई मेल्टिंग पॉइंट। मेटल्स क्या होता है, गुड कंडक्टर हीट होता है, हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। हाई मेल्टिंग पॉइंट होना मतलब कि उसको मेल्ट होने में कितना टेम्परेचर देना पड़ेगा, मतलब उसको सॉलिड फॉर्म से लिक्विड फॉर्म में आने के लिए कितना टेम्परेचर देना पड़ेगा। जस्ट लाइक आपने देखा होगा कि कैडबरी की चॉकलेट्स आती हैं तो वो तुरंत मेल्ट हो जाती है चॉकलेट्स, तो उनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होता है, पर मेटल्स का मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है, तो इसलिए बोला हाई मेल्टिंग पॉइंट। दिस बेस्ट कंडक्टर द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट आर सिल्वर एंड कॉपर। तो इसमें बताया गया है कि जो सिल्वर बेस्ट कंडक्टर होता है हीट का वो सिल्वर और कॉपर होता है। तो इतनी अच्छी तरीके से याद करिए। अब मैं एक्सेप्शन की बात कर रहा था, हाँ तो ये वाली पॉइंट भी मार्क कर लेना। लेड एंड मरकरी आर कंपैरेटिवली पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। तो जो लेड और मरकरी होते हैं वो पुअर कंडक्टर होते हैं हीट के। यहाँ तक क्लियर हो गया। अच्छे से ये सारे पॉइंट मार्क करते जाना और फिर बाद में इसको नोट्स बनाते जाना, और जो जो इंपॉर्टेंट मैं बताऊं जो बुक में नहीं हो उसको साथ के साथ लिखते जाना। ठीक है, ये वाला इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, मतलब बस इसमें ये बताया गया है पीवीसी पॉलीविनाइल क्लोराइड के बारे में बताया गया है, रबर लाइक मटेरियल के बारे में बताया गया है। इसमें क्या होता है, जैसे आपने देखा कि आपको जो वायर होते हैं, जैसे ये वायर है, ये वायर है, अगर इससे इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है और मैं इसको टच कर रहा हूँ तो मुझे फिर भी करंट नहीं लग रहा। क्यों नहीं लग रहा, क्योंकि ये इसमें रबड़ चढ़ी हुई है और ये रबड़ एक इंसुलेटर का काम करती है जो मुझे करंट लगने से बचाती है। यहाँ तक क्लियर हो गया, वेरी गुड। अब बात करते हैं नॉन मेटल्स की। तो नॉन मेटल्स का अगर मैं नाम लेता हूं तो कुछ इस तरीके के कंपाउंड आते हैं आपके मन में, सल्फर, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। ठीक है, ये क्लियर हो गया। तो कुछ है ना नॉन मेटल्स, हमारे नॉन मेटल्स मेनली हमारे गैसियस फॉर्म में होते हैं, गैस स्टेट में होते हैं, पर कुछ नॉन मेटल्स हमारे सॉलिड और जो सॉरी माफ कीजिएगा, हाँ नॉन मेटल्स कार्बन, आयोडीन, हाइड्रोजन, ये सारी चीजें होते हैं। नॉन मेटल्स या तो सॉलिड फॉर्म में होंगे या गैस फॉर्म में होंगे। ठीक है, पर कुछ एक ऐसा मेटल है जो लिक्विड फॉर्म में होता है। तो ये क्वेश्चन एक बन गया एमसीक्यू का कि कौन सा ऐसा मेटल है जो लिक्विड फॉर्म में होता है, ब्रोमीन। तो याद रखने का, ब्रोमीन हमारा एकमात्र ऐसा नॉन मेटल है वो कि हमारा लिक्विड फॉर्म में होता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया, एक अच्छा एमसीक्यू बन सकता है, ये वाला पॉइंट नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, अब इसमें हमने क्या करा, आप देखते हैं यहाँ तक आ गए, नॉन मेटल्स के बारे में पढ़ रहे हैं। ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जर्वेशन टेबल फिल करना है ये चीजें। हाँ, फर्स्ट पॉइंट इसको याद करते हैं। फर्स्ट पॉइंट के बारे में देखते हैं। ऑल मेटल्स, मार्क करते जाइए इसको, एक्सेप्ट मरकरी एग्जिस्ट एज सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। ठीक है, मतलब जितने भी रूम टेम्परेचर का मतलब वो हो गया जो हमारा एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, जितने भी मेटल्स हैं सॉलिड फॉर्म में होते हैं मरकरी को छोड़ के। ठीक है, और उनका हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है, हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है पर गैलेनियम और सीजियम को छोड़ के। ठीक है, गैलेनियम और सीजियम का बहुत लो मेल्टिंग पॉइंट होता है। जैसे आपने देखा वो चॉकलेट मेल्ट हो जाती है, इसी तरीके से ये भी मेल्ट होना बहुत ही जल्दी स्टार्ट कर देते हैं।
मेल्टिंग पॉइंट के बारे में क्लियर है ना कि मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? ठीक है, वेरी गुड। हाँ, आयोडीन के बारे में बात करते हैं। तो आयोडीन हमारा क्या होता है? आयोडीन एक नॉन मेटल है बट लस्टर्स है, मतलब आयोडीन हमारा नॉन मेटल है बट चमकदार है। ऐसा नॉन मेटल जो चमकदार है वो कौन सा है? आयोडीन पे टिक करना है। यहां तक क्लियर हो गया? ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट मार्क करते जाइए इसे, ये पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, इसे भी मार्क कर लीजिए। इसके बाद आता है कार्बन इज अ नॉन मेटल दैट कैन एग्जिस्ट इन डिफरेंट फॉर्म। कार्बन हमारा एक ऐसा नॉन मेटल है जो कई सारी फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। कई सारी फॉर्म, तो मतलब हम बोलते क्या हैं उनको? एलोट्रॉप्स बोलते हैं। एक एलोट्रॉप्स वर्ड आ गया। एलोट्रॉप्स वर्ड याद रखना कि जो ज्यादा फॉर्म में एग्जिस्ट करता है उसको एलोट्रॉप्स बोलते हैं। ठीक है, तो एलोट्रॉप्स क्या होते हैं? मेनली 3 एलोट्रॉप्स होते हैं, देखते हैं आपके में कितने दे रखे हैं। डायमंड दे रखा है, ठीक है। डायमंड कार्बन का सब्सटेंस होता है, कार्बन से ही बनता है, ठीक है। एन एलोट्रोप ऑफ कार्बन इज अ हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस, सबसे हार्डेस्ट है कार्बन, और बहुत ही हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है। ठीक है, कार्बन बहुत हार्ड है, सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस है। यहाँ तक क्लियर हो गया? सॉरी, डायमंड सबसे हार्ड सब्सटेंस है जो कि एलोट्रोप है कार्बन का, मतलब कार्बन से बने। इसके स्ट्रक्चर के बारे में बात नहीं करेंगे, क्या क्या होता है वो आपकी अभी क्लास में नहीं आएंगे, वो आपके एस ब्लॉक और पी ब्लॉक 11th और 12th में आएंगे, तब देखेंगे उसको। ग्रेफाइट्स अनोदर एलोट्रोप है कार्बन का, जो कि कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। मतलब ग्रेफाइट तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करा देता है, बल्कि डायमंड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करा पाता। और ये दोनों बने किससे? कार्बन से बने। डिफरेंट स्ट्रक्चर की वजह से ऐसा हो रहा है, अगर क्वेश्चन आया तो लिख देना ये चीज की डिफरेंट स्ट्रक्चर की वजह से ग्रेफाइट इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करा लेता है, बल्कि डायमंड इलेक्ट्रिसिटी नहीं कंडक्ट करा पाता है। यहाँ तक क्लियर हो गया? एक और अच्छी प्रॉपर्टी देखते हैं, जो एल्कली मेटल्स होते हैं, जैसे कि जो आपने अगर पीरियोडिक टेबल देखी हो तो हमारे जो फर्स्ट वाला मेटल्स होते हैं उनको लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये की सॉफ्ट होते हैं और ये इवन नाइफ से कट हो जाते हैं। हमने देखा कि जो मेटल्स होते हैं वो काफी हार्ड होते हैं, पर सोडियम, लिथियम और पोटेशियम बहुत सॉफ्ट होते हैं। तो इसका क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आ जाएगा, आपको 4 मेटल दे दिए जाएंगे, एक दे दिया लिथियम, आयरन, और लिथियम दे दिया, आयरन दे दिया, गोल्ड दे दिया, सिल्वर दे दिया, और इससे क्वेश्चन में पूछ लिया कि कौन सा इजिली नाइफ से कट हो सकता है, तो आप लिख देना, उसमें टिक कर देना लिथियम। यहाँ तक क्लियर हो गई? और एल्कली मेटल्स बोलते हैं उन्हें, और लो डेंसिटी और लो बॉइलिंग पॉइंट होता है, मेल्टिंग पॉइंट होता है। यहाँ तक क्लियर हो गया अच्छे से? हाँ, तो यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। तो अभी हमने बहुत ही छोटी सी बात करी चीजों की। हाँ, एक चीज और बता रहा हूँ, ये वीडियो थोड़ी बड़ी जाएगी, तो अगर आपको पोस्ट कर करके करिएगा, मतलब 10 मिनट देख ली, फिर उसके नोट्स एनसीईआरटी से रीड कर लिए, फिर 10 मिनट देखिए, तो कुछ इस तरीके से पढ़िएगा, ठीक है? ये ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया? ये कुछ देखते हैं, कुछ लिखा हुआ है, इसको अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं, इससे किस तरीके से क्वेश्चन बन सकता है। मोस्ट नॉन मेटल्स प्रोड्यूस एसिडिक ऑक्साइड्स व्हेन डिसॉल्व इन वाटर। अच्छा, एसिडिक ऑक्साइड क्या होते हैं? ऐसे मेटल ऑक्साइड, ऐसे मेटल्स जो कि एसिड बिहेवियर शो करते हो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, ठीक है। अगर एसिडिक ऑक्साइड्स में क्लियर नहीं हो तो वो मेटल एसिड बेस और सॉल्ट वाला चैप्टर मैंने इससे पहले कराया हुआ है, उसको जाके देख लेना, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। ऑन अदर हैंड मोस्ट मेटल गिव राइज टू बेसिक ऑक्साइड। तो ऐसे मेटल्स जो कि ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके अपना बेसिक नेचर कर लेते हैं, तो इनको देख लेते हैं। ये क्वेश्चन है, वैसे मैं क्वेश्चन के लिए अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, पर ये वाला देख लेते हैं। गिव एग्जांपल ऑफ मेटल विच इज अ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। तो हमारा कौन होता है लिक्विड? मरकरी। इजी कट हो जाए नाइफ से, हमने अभी देखा था सोडियम, लिथियम। बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट, सिल्वर एंड कॉपर। पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, आपका पुअर कंडक्टर कौन सा है हीट का? हमने देखो इधर पढ़ा था, कहाँ गया? हाँ, अगर नहीं है तो मरकरी और लेड लिख देना। मेलेबल और डक्टाइल की प्रॉपर्टी हमें पता है पूरी तरीके से, मेलेबिलिटी और डक्टिलिटी क्या होती है, ये यहाँ पे क्लियर हो गई ये सारी चीजें। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया? अब है ना, ये तो हमने फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में बात करी थी, अब हम बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होता है? जो केमिकल रिएक्शन होने के बाद, ऑक्सीडेशन से रिएक्ट करने के बाद, हाइड्रोजन से रिएक्ट करने के बाद क्या शो करते हैं, ठीक है, अलग अलग नेचर में आके वो क्या क्या शो करते हैं, ये वो परमानेंट चेंज हो जाता है। ये मैंने आपको केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल इक्वेशन में पढ़ा है, अगर ये भी वीडियो नहीं देखा तो ये फर्स्ट चैप्टर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको देख लीजिए, ठीक है। तो अब ये बताया जा रहा है कि
क्या होता है व्हेन मेटल्स आर बर्न इन एयर, मतलब मेटल्स को एयर के प्रेजेंस में जलाया जाता है। ठीक है, तो देखते हैं क्या होता है। तो मैं ये एक जनरल इक्वेशन है, इसको भी मार्क कर लेना। मेटल को ऑक्सीजन से रिएक्ट कराते हैं तो मेटल ऑक्साइड बनता है। ठीक है, क्लियर हो गया। कुछ इस तरीके से समझते हैं, जैसे हमारे पास ये कॉपर है, ये कॉपर को ऑक्सीजन से रिएक्ट कराया तो कॉपर ऑक्साइड बना। अब ये इधर है ना, ये 2 आ रहा है ना, ये कंफ्यूज मत होना, अभी के लिए याद कर लो, मैं बताऊंगा ये 2 भी कैसे आया। ये उसका ऑक्सीडेशन नंबर है, बस इतना याद कर लीजिए। ठीक है, तो when copper is heated in air it combine with oxygen to form copper 2 oxide, और ये ब्लैक ऑक्साइड भी बोलते हैं इसे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया, बहुत बढ़िया। सेम एल्यूमिनियम, और हाँ ये भी याद करना है कि क्या बनाते हैं, जैसे ऐसा नहीं AlO लिख दिया आपने, इनकी बैलेंसी के अकॉर्डिंगली ये बनाते हैं, किस तरीके से ये कंबाइन होते हैं, वो सारी चीजें बताएंगे। इधर हम थोड़ा थोड़ा पढ़ लेते हैं, वो भी एक दिन मैं दूसरी वीडियो में बता दूंगा आपको। इसको देखते हैं, Al2O3 बनाता है अगर एल्यूमिनियम ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है। यहाँ तक हो गया अच्छे से। हाँ, तो ये रिएक्शंस भी इंपॉर्टेंट हो सकती है आपको, ये LHS दे देंगे, मतलब इतना रिएक्शन में दे देंगे, और क्वेश्चन में लिख देंगे कंप्लीट द रिएक्शन, ABCD ऑप्शन दे देंगे, तो आपको याद रखना है कि ये आएगा। क्लियर है। और हाँ, बच्चों को सबसे ज्यादा केमिस्ट्री में रिएक्शंस में दिक्कत होती है, तो रिएक्शंस के 2 तरीके होते हैं। पहला तरीका उसको नोट डाउन करिए, और दूसरा तरीका आप ऐसे याद करिए, एल्यूमिनियम रिएक्ट विद ऑक्सीजन गिव्स एल्यूमिनियम ऑक्साइड। फिर उसके साथ याद रखना कि एल्यूमिनियम तो Al, ऑक्सीजन हमारा O2 होता है, और एल्यूमिनियम ऑक्साइड होता है Al2O3। बाद में बैलेंस कर लेना। यहाँ तक क्लियर हो गया। बैलेंस करना भी बहुत अच्छे से सिखाया है, वो भी वीडियो होगी, वो भी देख लेना, मतलब देखते रहना, अच्छी तरीके से पढ़ते रहना, रोज 20 मिनट केमिस्ट्री पढ़ लो, काफी रहेगा आपके लिए। ठीक है, इसमें देखा कि चैप्टर 2 में हमने रिकॉल करा था कॉपर ऑक्साइड रिएक्ट विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, इसमें ये बताया गया है कि जो कॉपर ऑक्साइड होता है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्ट करता है। तो हमने देखा था बेसिक नेचर का आता है। बेसिक नेचर क्या है, मतलब ऐसे स्ट्रॉन्ग, हमारा ये हो गया बेसिक नेचर तब आता है जब स्ट्रॉन्ग बेस होता है, वीक एसिड होता है, आपस में रिएक्ट करते हैं तो बेसिक नेचर आ जाता है। इनकी पीएच वैल्यू स्लाइटली ग्रेटर होती है 7 से। बट सम मेटल्स ऑक्साइड एल्यूमिनियम जिंक और एजेक्टर शो बोथ एसिडिक एंड बेसिक। अच्छा, जो एसिडिक और बेसिक ऑक्साइड शो करते हैं, मतलब ऐसे मेटल्स ऑक्साइड विच रिएक्ट बोथ एसिड्स एज वेल एज बेस प्रोड्यूस सॉल्ट एंड वाटर नोन एज एम्फोथेरिक ऑक्साइड। ये बहुत वर्ड इंपॉर्टेंट है, एम्फोथेरिक ऑक्साइड बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। ये आपका 1 मार्क्स का हमेशा डेफिनेशन में पूछ लिया जाता है, विद एग्जांपल पूछ लिया जाता है, तो ये याद रखना। इस बार MCQs आएंगे तो एम्फोथेरिक ऑक्साइड्स को याद रखना है, ऐसे ऑक्साइड्स जो कि मेटल से भी रिएक्ट करने, सॉरी ऐसे ऑक्साइड जो कि आपके एसिड से भी रिएक्ट कर ले और बेस से भी रिएक्ट कर ले। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से, जैसे ये मेरा एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, ये HCl मेरा एसिड है। ठीक है, कैसे पहचाना, इसमें H दे रखा है, तो ये इसने रिएक्ट कर लिया, रिएक्शन पॉसिबल होगी। सेम चीज Al2NaOH दे रखा है, OH हमारा बेस है, बेस से भी रिएक्ट करने के बाद ये सोडियम एल्यूमिनेट बना। यहाँ तक क्लियर हो गया। सारे मेटल ऑक्साइड एसिड से या बेस से रिएक्ट नहीं करते एक साथ, मतलब सारे मेटल ऑक्साइड एम्फोथेरिक नेचर के नहीं होते, कुछ एसिडिक नेचर होते हैं, कुछ बेसिक नेचर के होते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया, बहुत अच्छे से मार्क करते जाइए। ये एम्फोथेरिक वाला, ये सच मेटल ऑक्साइड रिएक्ट विद बोथ, सी वाली लाइन मार्क कर लेना, और ये दोनों एग्जांपल लिख लेना। यहाँ तक क्लियर हो गया। देखो आपके एनसीईआरटी से बाहर नहीं जाएगा सिलेबस, क्योंकि एनसीईआरटी ही सबसे ज्यादा डीप क्वेश्चंस बनाने की रहता है, कि एमसीक्यू वगैरह एनसीईआरटी से काफी तरीके से बन सकते हैं। तो अगर आप खुद से रीड करो तो थोड़ा मुश्किल होगा, तो इसलिए मेरे साथ समझते हुए चलो, अब फिर रीड करना खुद से भी। यहाँ तक क्लियर है, वेरी गुड। Most metal oxide insoluble in water, but some of these dissolve in water or to form alkalis। देखो एल्कलाइज क्या होता है, जो फर्स्ट वाला होता है, मैंने अगर आपको पीरियोडिक टेबल नहीं देखी तो आप पीरियोडिक टेबल देख लेना जाके, पीरियोडिक टेबल बहुत इंपॉर्टेंट होती है, और इसलिए इंपॉर्टेंट होती है पीरियोडिक टेबल कि वो उससे हमें इजी हो जाता है याद करना, सारे मेटल्स नॉन मेटल समझ में आ जाता है कि किस तरीके से हमने प्लेस करा है। तो ये कुछ इस तरीके से होती है। ठीक है, ये एस ब्लॉक एलिमेंट होते हैं, तो अभी मैं सिर्फ एस ब्लॉक एलिमेंट की बात करूँ, ये एल्कली मेटल्स होते हैं, ये अर्थ एल्कलाइन मेटल्स होते हैं, तो हम इसके बारे में बात कर रहे हैं। इसमें आता है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। ठीक है, इस तरीके से आता है यहाँ तक। तो इसमें बस इतना सा याद करना, अगर नहीं हो रहा है तो पीरियोडिक टेबल आपके एनसीईआरटी में बना होगा चैप्टर नंबर 3 में, उसको देख लेना।
10th क्लास के लिए, ठीक है। और बाकी और बुक्स में भी दे रखा, पर एनसीईआरटी को प्रिपेयर करिएगा स्टार्टिंग के लिए, फर्स्ट यूनिट के लिए, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया, ठीक है। अच्छा बताइए, यहाँ तक क्लियर हो गया? कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हो या आप मुझसे डायरेक्टली भी पूछ सकते हो व्हाट्सएप के थ्रू, ठीक है। फिर से आगे पढ़ते हैं अब। बहुत ईजी है। इसके बाद है ना, ये देखा है मेटल ऑक्साइड इनसॉल्युबल होते हैं वाटर में। इनसॉल्युबल का मतलब क्या है कि वाटर में घुलते नहीं। जैसे मैंने नमक डाला तो पानी में घुल जाता है, पर वो भी तो एक मेटल ही होता है, नमक में भी तो मेटल प्रेजेंट होता है, पर वो कैसे घुल जाता है, तो उसके बारे में भी देखेंगे। सारे मोस्ट बोल रहा है, सारे नहीं बोल रहा है, मोस्ट ऑफ द मेटल ऑक्साइड्स इनसॉल्युबल होते हैं वाटर में, बट सॉल्युबल होते हैं, डिजोल्व हो जाते हैं। बट सम ऑफ दिस डिजोल्व इन एल्केलाइज, कुछ एल्केलाइज में डिजोल्व हो जाते हैं। एल्केलाइज क्या है, जो हमारा अभी मैंने दिखाया था टेबल बना के। सोडियम ऑक्साइड और पोटेशियम ऑक्साइड डिजोल्व करते हैं वाटर और प्रोड्यूस करते हैं एल्केलाइज, ठीक है। तो सोडियम सोडियम ऑक्साइड वाटर के साथ हो रहा है तो 2NaOH बना रहा है। पोटेशियम ऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है, KOH बना रहा है। यहाँ तक क्लियर हो गया? वेरी गुड। चलो इसको देखते हैं, इसमें कुछ अगर एक MCQ निकला है इस पैराग्राफ में तो बेटर रहेगा। बी हैव ऑब्जर्व्ड इन एक्टिविटी, नहीं एक्टिविटी नहीं। ऑल मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद ऑक्सीजन एट द सेम रेट। हाँ, ये सारे मेटल्स होते हैं वो ऑक्सीजन से सेम रेट में नहीं रिएक्ट करते, मतलब कि कुछ मेटल से जल्दी रिएक्ट कर जाते हैं, कुछ देर में। जैसे आप अगर आयरन और गोल्ड को रखोगे ना, तो आयरन में रस्टिंग जल्दी लगेगी पर गोल्ड में नहीं लगती, क्योंकि वो ऑक्सीजन से इतनी जल्दी रिएक्ट नहीं करता आसानी से। यहाँ तक क्लियर हो गया? बल्कि आयरन आसानी से रिएक्ट कर लेता है, तभी तो देखा आपने कि जंग लग जाती है। यहाँ तक क्लियर हो गया? डिफरेंट मेटल सोर्स, अभी यहाँ इसको मार्क मत करना, ये वाली पहली वाली लाइन मार्क कर लेना, ये वाली। डिफरेंट मेटल सोर्स डिफरेंट रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन, ठीक है। मेटल सच एज, हाँ यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं। मेटल सच एज पोटेशियम, ये मार्क करना स्टार्ट कर दीजिए, एंड सोडियम रिएक्ट सो vigorously that they catch fire in kept in the open, ठीक है। तो ऐसे मेटल्स के नाम बताइए, मतलब ऐसे 4 ऑप्शन, वही पूरा टीचर का दिमाग बना देंगे टीचर इस तरीके से क्वेश्चन कि ऐसे मेटल्स बताइए जो कि ओपन में रखते ही आपको कैच कर लेते हैं। तो हमें बताना है या तो वो पोटेशियम होगा या सोडियम होगा, मार्क कर लीजिए इस लाइन को। तो इसका एक, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए क्या करते हैं, तो इनको प्रोटेक्ट करने के लिए प्रोटेक्ट एंड प्रिवेंट एक्सीडेंटल फाइबर दे केप्ट इमर्स्ड इन केरोसिन ऑयल। तो हम इनको केरोसिन ऑयल के अंदर रखते हैं, केरोसिन ऑयल के अंदर हम रख देंगे इन्हें, तो ये रिएक्ट नहीं कर पाएंगे ऑक्सीजन से। अगर ऑक्सीजन से रिएक्ट नहीं कर पाएंगे तो आग नहीं लग पाएगी, और आग नहीं लग पाएगी तो एक्सीडेंट बच जाएंगे। यहाँ तक क्लियर हो गया? वो वाले एक्सीडेंट नहीं जो नॉर्मली बाइक से होते हैं, ठीक है। एक्सीडेंट मतलब कोई भी ट्रेजेडी होना, मतलब कुछ ऐसी घटना। यहाँ तक क्लियर हो गया? वेरी गुड। ऑर्डिनरी टेम्परेचर पे सरफेस ऑफ मेटल सच एज मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, लेड एसेट्रा आर कवर्ड विद थिन लेयर ऑफ ऑक्साइड्स, ठीक है। क्या होता है, अगर मेरे एल्यूमिनियम रखा हुआ है, जिंक रखा हुआ है, लेड रखा हुआ है, तो वो एक लेयर बना लेते हैं अपने ऊपर। अपर लेयर जैसे हम है ना, कुछ इस तरीके से समझिए, हम है ना फेस क्रीम लगाते हैं अपने में, तो फेस पे एक लेयर बन जाती है क्रीम की, जस्ट लाइक मेटल्स में ऑक्सीजन की लेयर बन जाती है। यहाँ तक क्लियर हो गया? हाँ, कुछ मेटल्स में जैसे एल्यूमिनियम, जिंक, लेड, मैग्नीशियम, ठीक है, दे प्रोटेक्टिव ऑक्साइड लेयर प्रिवेंट अ मेटल टू फर्दर ऑक्साइड ऑक्सीडेशन, तो ये ही उनको फर्दर ऑक्सीडेशन होने से बचाती है। आयरन के बारे में लिखा है, आयरन बर्न नहीं होता हीट में, बट उसकी फीलिंग्स, आयरन को छोटे छोटे पार्ट्स में, अगर बहुत छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया तो वो बर्न होना स्टार्ट कर देता है। यहाँ तक क्लियर हो गया? कॉपर डज नॉट बर्न बट हॉट मेटल इज कोटेड विद ब्लैक कलर्ड लेयर। हाँ, अगर उसको वो बर्न नहीं होता पर वो एक ब्लैक कलर लेयर में अपने आप को कवर कर लेता है, वो कॉपर 2 ऑक्साइड फॉर्म करता है। सिल्वर एंड गोल्ड डज नॉट रिएक्ट विद ऑक्सीजन इवन एट हाई टेम्परेचर, तो सिल्वर और गोल्ड रिएक्ट नहीं करते ऑक्सीजन से इवन हाई टेम्परेचर में, इसलिए जितने भी आपके नेकलेस वो गहने होते हैं, ऑर्नामेंट्स होते हैं, वो सिल्वर और गोल्ड के बने होते हैं, क्योंकि वो आसानी से रिएक्ट नहीं करते। यहाँ तक क्लियर हो गया? बहुत ही अच्छे से क्लियर करते हुए चलो, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और जितना अच्छे से क्लियर करते चलो, इसको मार्क कर लो ना, ठीक है। मैं बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन बताने जा रहा हूँ, ये साथ के साथ याद कर लेना मेरे साथ। एनोडाइजिंग, एनोडाइजिंग क्या होता है? एक प्रोसेस होता है, इट इज द प्रोसेस टू फॉर्मिंग अ थिक ऑक्साइड लेयर ऑफ एल्यूमिनियम। अगर एल्यूमिनियम के ऊपर, ये वाली बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, पक्का क्वेश्चन आएगा, ये मुझे गारंटी लग रहा है। तो एनोडाइजिंग के में क्या होता है, एक एल्यूमिनियम है और एल्यूमिनियम के ऊपर अगर मैंने ऑक्साइड की लेयर लगा दी है, तो
ये एक प्रोसेस होता है एल्यूमिनियम के ऊपर, ये एल्यूमिनियम अगर इसके ऊपर मैंने ऑक्साइड की लेयर को कर दिया है तो इस प्रोसेस को बोलते हैं एनोडाइजिंग। यहाँ तक क्लियर हो गया? वेरी गुड। ठीक है, aluminum develops a thin oxide layer when exposed to air. This oxide coated makes it a further resistor corrosion. ये इतना important नहीं है। The resistance can improve further by taking of oxide layer thicker. अच्छा, ये रेजिस्टेंस वर्ड आ रहा है, रेजिस्टेंट वर्ड आ रहा होगा, ये मतलब समझ लीजिए अपोज करना, रेजिस्टेंस किसी चीज को अपोज करता है। ठीक है, ये हम इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में और अच्छे से पढ़ेंगे। During anodizing, a cleaning aluminium article is made anode and electrolyzed with a dilute sulfuric acid। हाँ, इसमें क्या बताया गया है, जो एल्यूमिनियम आर्टिकल होता है वो एनोड का मेट करते हैं, मतलब एक एनोड होता है एक कैथोड होता है, जैसे आपने एक सेल देखा होगा उसी तरीके से एक तरफ पॉजिटिव चार्ज एक तरफ नेगेटिव चार्ज होता है। इसमें हम है ना सल्फ्यूरिक एसिड डाल देते हैं, मतलब एक रिएक्शन हो रही है कुछ इस तरीके से, आप देखिएगा कुछ इस तरीके से होता है। ये एनोड हो गया, ये कैथोड हो गया, यहाँ पे हमने सल्फ्यूरिक एसिड डाल दिया। अब ये आपस में रिएक्ट करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे। द ऑक्सीजन गैस इवॉल्व एट द एनोड रिएक्ट विद एल्यूमिनियम टू मेक अ थिकर प्रोटेक्टिव ऑक्साइड लेयर। मान लेते हैं ये एनोड है, ये कैथोड है। अब है ना क्या हो रहा है, जैसे मैंने इलेक्ट्रिसिटी इससे पास हो रही है, ये पूरा सेटअप बना देते हैं हम बाद में। इलेक्ट्रिसिटी अगर इससे पास हो रही है तो यहाँ पे एक है ना लेयर बन जाती है ये एल्यूमिनियम के ऊपर, तो एल्यूमिनियम के ऊपर ऑक्सीजन की लेयर जनरेट हो जाती है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया? तो इससे पहले तो ये एनोडाइजिंग वर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके बाद देखते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। ठीक है, दिस ऑक्साइड लेयर कैन बी डाइड इजीली टू गिव एल्यूमिनियम आर्टिकल्स एट्रैक्टिव फिनिश। अच्छा, और इसी वजह से हम एल्यूमिनियम आर्टिकल्स में अच्छे से कलर कर सकते हैं, तो वो एक अट्रैक्टिव फिनिश देता है। तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये वाली बात इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से मार्क करके याद कर लेना। यहाँ तक क्लियर हो गया? यहाँ से पढ़ते हैं, द रिएक्शन देखते हैं कि इसमें से क्या इंपॉर्टेंट आता है। द रिएक्शन ऑफ मैग्नीशियम इज लेस vigorously implies that not reactive as sodium, but burning of oxygen does not help us to decide about the reactivity। अच्छा, ये बता रहे हैं कि जो बर्निंग होता है ना, बर्निंग से हम नहीं समझ सकते कि रिएक्टिविटी किसकी क्या है किसकी क्या नहीं है, उसको हम है ना फर्दर रिएक्टिविटी सीरीज से समझते हैं, वो आपके आगे आएगा। पर इससे पहले देखते हैं और क्या क्या चीजें जो रखी हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया? ठीक है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है था पैरा, ये वाला इंपॉर्टेंट था। हाँ, क्वेश्चन है व्हाट, नया टॉपिक, व्हाट हैपेंस व्हेन मेटल्स रिएक्ट विद वाटर। पानी से अगर मेटल रिएक्ट करेगा तो क्या होता है, तो देखते हैं। ये क्या है, स्टीम एक्शन ऑफ मेटल, अगर स्टीम से रिएक्ट करें तो इन सब को बाद में प्रैक्टिकल देखेंगे। पहले इसको सिंपल समझते हैं एज अ थ्योरी। मेटल रिएक्ट विद वाटर एंड प्रोड्यूस मेटल ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो ये मेटल है, मेटल कुछ भी हो सकता है, जिंक एल्यूमिनियम सिल्वर गोल्ड। वाटर से रिएक्ट कर रहा है, वाटर हमारा H2 होगा, मेटल ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करेगा। तो ये हमें याद करना होता है। जैसे अब ये हमें मेटल दे रखा है, पोटेशियम मेटल है, वाटर से रिएक्ट कर रहा है, KOH पोटेशियम हाइड्रो ऑक्साइड फॉर्म कर रहा है, हाइड्रोजन गैस विद हीट एनर्जी। हीट एनर्जी कब प्रोड्यूस करता है, जब आपके राइट हैंड साइड में अगर हीट है तो इसका मतलब वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, मतलब हमें हीट मिल रही है। और जब हम हीट देते हैं किसी चीज को तो वो एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है, मतलब कि हम हीट दे रहे हैं, मतलब अगर हम देंगे तो वो एब्जॉर्ब करेगा, अगर हमें मिल रही है हीट तो वो इवेलुएट करेगा। यहाँ तक क्लियर क्लियर हो गया? वेरी गुड। मेटल्स लाइक पोटेशियम एंड सोडियम रिएक्ट विद कोल्ड वाटर, कोल्ड वाटर से रिएक्ट कर लेते हैं। ठीक है, बताया था कि कितना विगोरसली होता है, खुले में अगर आ जाते हैं तो जल जाते हैं, तो इनको कैरोसिन में लगता है। इवन ये कोल्ड वाटर से रिएक्ट कर लेते हैं। ठीक है, द रिएक्शन इज सो वॉयलेंट एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। तो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है और ये पानी भी वो आग को कैच कर लेता है। ठीक है, ये वाली रिएक्शन अगर हो पाए तो पॉसिबल तो करके दिखाऊंगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया? ठीक है, तो इससे आ सकता है कि व्हेन पोटेशियम रिएक्ट विद वाटर गिव्स प्रोडक्ट दे देंगे आपको, ये रिएक्शन दे देंगे और पूछेंगे इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन एंडोथर्मिक रिएक्शन या नन ऑफ दिस। तो आपको पता होना चाहिए एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी, क्योंकि हीट हमारी मिल रही है। अगर हम हीट देते तो ये कौन सी रिएक्शन होती, एंडोथर्मिक रिएक्शन होती। वेरी गुड, यहाँ तक क्लियर हो गया? यहाँ अब नेक्स्ट देखते हैं, जब कैल्शियम वाटर से रिएक्ट करता है तो लेस वॉयलेंट होता है, द हीट इवॉल्व इज नॉट सफिशिएंट टू कैच अ फायर।
अच्छा, हीट इतना नहीं होता कि हाइड्रोजन कैच फायर कर ले, तो मतलब अगर मैं पोटेशियम को पानी में डालूंगा तो आग लग सकती है, पर कैल्शियम को पानी में डालूंगा तो आग नहीं लगेगी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। बहुत बढ़िया। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट दे रखा है, हाँ ये मार्क करते हुए चलिए, ये वाली लाइन मार्क करना है, ये मार्क करना है, ये मार्क करना है, ये ठीक है। एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक वाला बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। और ये वाला भी मार्क करना है, यहाँ तक मार्क करना है, इसको भी मार्क करना है। कैल्शियम स्टार्ट्स फ्लोटिंग बिकॉज द बबल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस फॉर्म्ड स्टिक टू द सरफेस ऑफ द मेटल। तो कैल्शियम होता है कुछ तैरने लग जाता है, क्योंकि वो सरफेस जो हाइड्रोजन के बबल्स होते हैं वो कैल्शियम को फ्लोटिंग करने में हेल्प करते हैं। कुछ इस तरीके से मान लेते हैं कैल्शियम हमारा ये इसको इस वाले हाँ ये रहा, ठीक है। तो मान लेते हैं ये गैसेज हैं, गैसेज में है ना कुछ कैल्शियम के पार्टिकल्स आ जाते हैं, तो ये स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। ये हमारा कैल्शियम है, ठीक है। रिएक्ट होने के बाद हाइड्रोजन गैस निकली, तो हाइड्रोजन गैस में कुछ वाइट वाइट की लेयर आ जाती है, तो ये कैल्शियम हाइड्रोजन को पकड़ के रखता है, ये समझ लीजिए। यहाँ तक क्लियर हो गया, बहुत बढ़िया। थोड़ा सा और पढ़ेंगे इसी में, देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट मिल जाए। अगर आपको जैसे यहाँ तक समझ में आ गया और तो आप इसको वीडियो को पॉज करके नोट्स पे ध्यान देके फिर दोबारा स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। मैं आगे पढ़ाता हूँ। मैग्नीशियम डज नॉट रिएक्ट विद कोल्ड वाटर, मैग्नीशियम कोल्ड वाटर से रिएक्ट नहीं करता, ठीक है। ठीक है, मैग्नीशियम कोल्ड वाटर से रिएक्ट नहीं करता, तो मैग्नीशियम की रिएक्टिविटी जाहिर सी बात है कम होगी, उसको हम आगे पढ़ेंगे, बस इतना समझ में। इट रिएक्ट विद हॉट वाटर, ये हॉट वाटर से रिएक्ट करता है, और हाइड्रो ऑक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रो ऑक्साइड फॉर्म करता है, एंड हाइड्रोजन। इट ऑल्सो स्टार्ट फ्लोटिंग ड्यू टू द बबल्स ऑफ द हाइड्रोजन। अच्छा, कोई भी मेटल्स अगर कैल्शियम और मैग्नीशियम फ्लोटिंग करने लगते हैं, तैरने क्यों लगते हैं पानी की सरफेस में, तो बस ये लिख देना, टू द बबल ऑफ हाइड्रोजन गैस स्टक की टू इट्स सरफेस, बस यहाँ तक इतना लिख देना, आपको फुल मार्क्स मिल जाएगी। मेटल्स एल्यूमिनियम जिंक आयरन डू नॉट रिएक्ट आइदर अ कोल्ड और हॉट वाटर, जो एल्यूमिनियम या जिंक और आयरन होते हैं वो हॉट और कोल्ड वाटर से रिएक्ट नहीं करते, बट ये स्टीम से रिएक्ट कर जाते हैं। जैसे आपने देखा होगा आयरन में जंग कब लगती है, जब मिली बारिश होती है, या फिर तो क्या होता है एटमॉस्फेयर की प्रेजेंस में आता है, जो स्टीम फॉर्म में होते हैं वो, या फिर डायरेक्ट अगर मैं किसी वेपर फेस में आयरन पे, अगर लिक्विड का वेपर फेस आयरन स्टीम मतलब समझते हैं कि H2O इन गैसियस फॉर्म, ठीक है। तो ये रिएक्ट करने लगते हैं और ये रस्टिंग प्रोड्यूस करते हैं, जैसे ये एक तरीके का हमारे लिए हेल्पफुल नहीं रहता, पर कभी कभी रस्टिंग को हम ना यूज भी कर सकते हैं, बहुत अच्छे एप्लीकेशंस होते हैं, उसको भी हम आगे देखेंगे। और ये लिखा है कि लेड कॉपर सिल्वर गोल्ड वाटर से रिएक्ट नहीं करते किसी, ना ठंडे ना गर्म ना स्टीम फॉर्म में। अब बात करते हैं व्हाट हैपन व्हेन मेटल्स रिएक्ट विद एसिड। तो एसिड्स क्या होते हैं, एसिड दो तरीके के होते हैं, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड, जो कम्प्लीटली डिसोसिएट हो जाए पानी में, मतलब जो एच आइन होते हैं एसिड में प्रेजेंट वो पूरी तरीके से हट जाए, टूट जाए पानी में, तो वो स्ट्रॉन्ग एसिड पूरी तरीके से नहीं टूटे तो वीक एसिड। ये एसिड बेस एंड सॉल्ट चैप्टर में पढ़ा है, उसको देख लेना अच्छे से। अब बात करते हैं डाइल्यूट एसिड्स का मतलब क्या होता है। डाइल्यूट एसिड का मतलब ये होता है कि अगर मैं एसिड में कंटिन्यूस पानी डालता जा रहा हूँ तो हाइड्रोजन जो आइन है उसकी कंसेंट्रेशन कम होती जा रही है, तो वो डाइल्यूट होता जा रहा है, ठीक है। तो मेटल अगर रिएक्ट करता है डाइल्यूट एसिड से तो सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करता है, सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करता है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। तो हाइड्रोजन गैस इज नॉट इवॉल्व व्हेन मेटल रिएक्ट विद नाइट्रिक एसिड। हाँ ये इंपॉर्टेंट है, एक हमें जनरल इक्वेशन तो ये दे रखी है, ये मार्क कर लेना, मेटल डाइल्यूट एसिड से रिएक्ट करता है, सॉल्ट और हाइड्रोजन प्रोड्यूस करता है, ठीक है। पर जब हाइड्रोजन वो एसिड तो हमारा HNO3 भी होता है, नाइट्रिक एसिड भी होता है, पर नाइट्रिक एसिड में हाइड्रोजन गैस इवॉल्व नहीं करता, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क कर लेना। हाइड्रोजन गैस इज नॉट इवॉल्व व्हेन अ मेटल रिएक्ट विद नाइट्रिक एसिड, ठीक है, बिकॉज HNO3 इज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। बस इतना तो चार ऑप्शन दे रखे होंगे, ऑक्सीडाइजिंग, रिडक्शन, ये सारी चीजें, तो आपको लिखना है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इट ऑक्सीडाइज्ड H2 प्रोड्यूस टू वाटर, तो जो H2 होता है उसको H2 ना बना के ये H2O बना देता है, और ये खुद का रिडक्ट कर लेता है NO2 NO या NO3 में, ठीक है। बट मैग्नीशियम और मैग्नीज की केस में ऐसा नहीं होता, ये रिएक्ट वेरी डाइल्यूट टू HNO3 और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करते हैं। अगर मैग्नीशियम की रिएक्शन हो रही है HNO3 से तो हाइड्रोजन गैस आएगा, ठीक है। अगर
और अगर इसी की रिएक्शन कॉपर से हो रही है HNO3 की या आयरन से हो रही है तो हाइड्रोजन गैस नहीं आएगा। यहाँ तक क्लियर हो गया? बहुत अच्छे से, ठीक है। अब है ना थोड़ा सा और इम्पोर्टेंट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। द रिएक्शन, ये यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। द रिएक्शन वाज ऑल द रिएक्शन वाज ऑल द मोस्ट ऑफ एक्सोथर्मिक इन द केस। अच्छा ये समझते हैं, जब भी हम रिएक्ट कर रहे हैं मेटल के साथ एसिड को तो मेनली एक्सोथर्मिक होता है, हीट प्रोड्यूस करता है वो हमें। तो द रिएक्टिविटी डिक्रीज इन ऑर्डर, तो इस ऑर्डर से रिएक्टिविटी डिक्रीज होती है। इन केस ऑफ कॉपर नो बबल्स वर सीन एंड द टेम्परेचर आल्सो अनचेंज। पर कॉपर के केस में देखते हैं कि वो कोई बबल सीन नहीं होता और उसमें टेम्परेचर भी अनचेंज होता है, ठीक है। तो कॉपर डज नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट HCl, और कॉपर डाइल्यूट HCl से रिएक्ट नहीं करता। यहाँ तक क्लियर हो गया? अच्छा, इसको इसके बाद है ना ये भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी 1 मार्क्स का क्वेश्चन आने के चांसेस है। मैं पढ़ा रहा हूँ, इससे पहले मैं आपको एक चीज दिखाना चाहूंगा। चलो वो स्टार्ट करते हैं, पहले यही क्लियर करते हैं। एक्वा रीजिया, एक्वा का मतलब क्या होता है? एक्वा मतलब होता है पानी, ठीक है। तो इसको बोलते हैं रॉयल वाटर इज अ फ्रेशली प्रिपेयर्ड मिक्सचर ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड। आपको क्या है, नाइट्रिक एसिड हो गया HNO3 और HCl को अगर आप है ना मिलाते हो, मतलब 3:1 में, इधर क्या लिखा है 3:1 में, आपको क्या लेना है, HCl लेना है 3 मॉलिक्यूल, मतलब आप समझ लीजिए 3 लीटर HCl लेना है और 1 लीटर नाइट्रिक एसिड लेना है। जब आप इन दोनों को मिला रहे हो तो ये एक्वा रीजिया बनता है, इसको रॉयल वाटर भी कहते हैं, ठीक है। बस ये याद रखना कि कितना रेशियो होता है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। और किस किस को मिलाते हैं ये भी इंपॉर्टेंट होता है, मार्क करते रहिए। इट कैन बी डिसॉल्व गोल्ड इवन थ्रू नाइदर ऑफ दिस एसिड कैन डू so alone. Aqua regia is highly corrosive fuming liquid and it is the one of the few reagent that is able to dissolve a gold and platinum. अच्छा, गोल्ड और प्लेटिनम को आसानी से हर कोई डिसॉल्व नहीं कर पाता क्योंकि ये लेस रिएक्टिव होते हैं, पर एक्वा रीजिया फिर भी इसको डिसॉल्व कर लेता है। और एक्वा रीजिया बनता कैसे है, हमें 3 लीटर अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले रहे हैं तो 1 लीटर नाइट्रिक एसिड लेंगे, अगर 6 लीटर हाइड्रोक्लोरिक लेंगे तो 2 लीटर नाइट्रिक एसिड लेंगे, 3:1 का रेशियो होगा, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज, इसको मार्क कर लेना, अच्छे से याद करिए, MCQ आएगा इससे। हाउ डू मेटल्स रिएक्ट विद सॉल्यूशन ऑफ अदर मेटल सॉल्ट्स। अच्छा, ये मेटल्स है ना कैसे रिएक्ट करता है अदर मेटल सॉल्ट से। अदर मेटल सॉल्ट से मतलब एक आपका कुछ इस तरीके से होगा, एक आपका मेटल दे रखा होगा, दूसरा मेटल दे रखा होगा, उससे रिएक्ट करना होगा, ठीक है। वो भी अभी करते हैं। तो हमने देखा था केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन में हमने पढ़ा था डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में मेनली बात हो रही है। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में ये ना मेनली वही बता रहे हैं कि चैप्टर 1 में हमने पढ़ा था कैसे हायर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस कर देता है लोअर रिएक्टिव एलिमेंट्स को, ठीक है। तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि ये हम चैप्टर 1 में पहले से ही पढ़ के आ रहे हैं। तो क्या होगा, आपके पास एक मेटल होगा, सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ बी मेटल होगा, तो क्या करेगा, इसका सॉल्यूशन हट जाएगा और ये पहले रिएक्शन को मार्क कर लीजिए और याद करना है। अब मैं ये बताता हूँ किस तरीके से कुछ काम करेगा। इसको मैं रिएक्शन को करके दिखाता हूँ तो समझना। जैसे कि मान लीजिए हमारा उधर क्या दे रखा था, एक मेटल होगा, तो ये हमारा इधर जिंक है, ये क्या है, जिंक। अगर जिंक रिएक्ट करेगा कॉपर सल्फेट से, मान लेते हैं ये कॉपर सल्फेट, हाँ, तो ये कॉपर सल्फेट, तो क्या करता है, जिंक हमें पता है हायर रिएक्टिव होता है, तो कुछ इस तरीके से होता है, ये रिएक्ट करता है SO4 से, तो ये बनाता है ZSNO4 प्लस Cu कॉपर 2 पॉजिटिव। अच्छा, इधर ये कॉपर 2 पॉजिटिव आया ना, इससे कंफ्यूज मत होना ये 2 पॉजिटिव क्यों है, बस याद कर लेना पॉजिटिव कब आता है नेगेटिव कब आता है, उसके लिए अलग से सेपरेट वीडियो बनाई जाएगी। अच्छा, तो ये वाली रिएक्शन में कुछ इस तरीके से याद कराता हूँ। मान लीजिए आप ये हो, SO4 हो, ये आप हो, ठीक है। आप मैंने किसी शादी में गए और आपका बेस्ट फ्रेंड जो कि जिंक है वो अभी तक नहीं आया, तो आप किससे दोस्ती कर लोगे, जो नॉर्मली कोई भी आपका बेस्ट फ्रेंड नहीं, ऐसी कोई भी फ्रेंड होगा, मान लेते कॉपर है हमारा, ऐसी फ्रेंड है। तो मैंने जैसे ही देखा पार्टी में जिंक आ गया
तो मैंने कहा कॉपर बेटा अब तुम रहने दो, अब तुम मेरे और नहीं हो दोस्त, अच्छे दोस्त नहीं हो, मैंने तुम्हें बहुत झेला, तुम्हारी फालतू बातें बहुत सुन ली और इतनी फेंकते हो तुम, मुझे बिल्कुल अच्छे नहीं लगे, तो ये जिंक के साथ दोस्ती कर लेगा। और क्योंकि इसका बेस्ट फ्रेंड आ गया तो ये जिंक सल्फेट, और ये इधर कॉपर अलग हो जाता है। अच्छा ये मैं बेस्ट फ्रेंड और ये क्यों बता रहा हूँ, देखो क्या होता है, ये बाउंड होता है, फ्रेंड से हमारी बाउंडिंग होती है, तो कॉपर से इतनी अच्छी बाउंडिंग नहीं थी, सल्फेट की रेस्ट बाउंड था, आसानी से टूट सकता था, बल्कि जिंक के साथ सल्फेट का अच्छी तरीके से बाउंड होता है। यहाँ तक क्लियर हो गया बहुत अच्छे से। तो इससे हमें मालूम पड़ता है कि जो हायर रिएक्टिव एलिमेंट्स होते हैं वो लोअर रिएक्टिव एलिमेंट्स को डिस्प्लेस कर देते हैं और सॉल्ट फॉर्म कर लेते हैं, और लोअर रिएक्टिव एलिमेंट को अलग से आ जाता है। यहाँ तक क्लियर हो गया बहुत ही अच्छा। अगर यहाँ तक क्लियर हो गया और वीडियो पसंद आ रही है तो फिर अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और हाँ जो भी क्वायरीज हो वो पूछिएगा जरूर, तो उससे क्या होगा, एक इंटरेक्शन बना रहेगा मेरा और आपका, तो सारी चीज समझ में आती रहेगी। ठीक है, अब बात करते हैं, यहाँ तक हो गया था, रिएक्टिविटी सीरीज की बात करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रिएक्टिविटी सीरीज क्या होता है, एक ऐसी सीरीज होती है, वो ये बताएगा, जैसे अगर मैं बोलूं आपको क्लास में कि लंबाई से खड़े हो जाओ, तो सबसे सबसे लंबा, फिर छोटा 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 इस तरीके से खड़े हो जाते हैं, या असेंबली में हम सबसे छोटे से लेकर लंबे तक खड़े हो जाते हैं, तो हम उसको हाइट अकॉर्डिंगली डिफाइन करते हैं, या किसी के वेट अकॉर्डिंग। ऐसी रिएक्टिविटी क्या होता है, रिएक्टिविटी सीरीज एक ऐसी सीरीज होती है जो बताता है कि कौन ज्यादा रिएक्टिव है कौन कम रिएक्टिव है। जो ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट होते हैं वो डिस्प्लेस कर देंगे कम रिएक्टिव एलिमेंट को, बिल्कुल जो ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट होते हैं, जैसे ये हमने अभी देखा है ना, ये जिंक वाला, तो हमने देखा ये कम रिएक्टिव एलिमेंट था, तो कम रिएक्टिव एलिमेंट ये ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट से डिस्प्लेस हो जाते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। देखो कॉपर जिंक ऊपर आ रहा होगा रिएक्टिविटी सीरीज में, कॉपर नीचे होगा, देखते हैं। तो मैं रिएक्टिविटी सीरीज में फिर से जाऊंगा और ये देखते हैं, देखिए क्या हो रहा है, कॉपर नीचे आ रहा है, कम रिएक्टिव है, और जिंक ज्यादा रिएक्टिव है, तो रिएक्टिविटी सीरीज ऐसे कम होती है। पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड, तो कुछ इस तरीके से कम होती है। तो अब ये मेरे लिए थोड़ा सा याद करना इंपॉर्टेंट रहता है, पर इस तरीके से मैं याद नहीं कर पाऊंगा, तो हमारे लिए और भी तरीके होते हैं याद करने के, मैं थोड़ा दिखाऊंगा, ये कुछ एक्रोनिम्स ट्रिक्स होती हैं जिससे हम इसको याद कर सकते हैं। मैं कुछ फोटो दिखाऊंगा आपको, दिख रहा हो, हाँ ये रहा। तो कुछ इस तरीके से याद करिएगा। सबसे ऊपर पोटेंशियम होता है, तो ये आप लिख लेना, अपनी कॉपी में लिख लीजिए अभी। आ, हमारी सीरीज क्या है, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, कार्बन, जिंक, आयरन, थिन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड। तो ये लिख लीजिए, प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी आ केयरलेस जेब्रा, प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी आ केयरलेस जेब्रा। प्लीज से पोटेशियम, स्टॉप से सोडियम, कॉलिंग से कैल्शियम, मी से मैग्नीशियम, ए से एल्यूमिनियम, बहुत इजी हो जाएगा ये, केयरलेस कार्बन, जेड जेब्रा, प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी आ केयरलेस जेब्रा। यहाँ तक क्लियर हो गया, ठीक है। इंस्टेड ट्राई लर्न हाउ कॉपर शेप्स गोल्ड। देखो ये कोई मीनिंग नहीं बना रहा, दोनों चीजें आपस में, पर फिर भी हमें याद करने के लिए ठीक है। ठीक है, तो इंस्टेड ट्राई लर्निंग हाउ कॉपर शेप्स गोल्ड, इंस्टेड आयरन, ट्राई टिन, लर्निंग लेड, हाउ हाइड्रोजन, कॉपर कॉपर शेप्स सिल्वर, गोल्ड गोल्ड। यहाँ तक क्लियर हो गया, ठीक है। तो जो ऊपर होंगे वो ज्यादा रिएक्टिव है, जो नीचे होंगे वो लेस रिएक्टिव है, तो ऊपर वाले एलिमेंट नीचे वाले एलिमेंट को रिप्लेस कर देते हैं क्योंकि वो ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया अच्छे से। हाँ बताइए क्या होता है, एक बार फिर से दोहराने की कोशिश कीजिए। हाँ अगर नहीं आ रहा है तो एक बार इसको देख लीजिए। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट मत देना, स्क्रीनशॉट लोगे तो मोबाइल में कहीं बना पड़ा रहेगा कोने में, नोट डाउन करोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, हो गया होगा नोट डाउन, वेरी गुड। इसी में मेरे पास एक और इमेज थी जो कि थोड़ा और बेटर था, मैं वो देख लेता हूँ क्योंकि आपके लिए बेटर होगा। एक मेथड और था, इसमें मैं वो वाली इमेज भी दिखा देता हूँ। वाली इमेज दिखा देता हूँ, बस एक मिनट। ठीक है, आपको स्क्रीन दिख रही है, वो शायद नहीं दिख रही है।
जैसे अगर किसी को वो इंग्लिश में प्रॉब्लम हो रही है तो ये हिंदी वाली भी याद कर सकते हैं। और स्क्रीन शेयर करने जा रहा हूँ। ये, हाँ, ये लिखा है। ये दूसरी ट्रिक है। अच्छा, ट्रिक एक ही याद करना, कंफ्यूज मत हो जाना, ठीक है। तो अगर इंग्लिश वाली से सेटिस्फाई हो तो इसी को याद करना। हिंदी वाली देख लेते हैं। पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, लेड, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड है। ये इसके सिंबल दे रखे हैं। तो पोटेशियम, काशीनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है, कौन है, आगे आओ। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से, काशीनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है, कौन है, आगे आओ। काशी, पोटेशियम, नाथ सोडियम, कैल्शियम का, मैग्नीशियम माली, एल्यूमिनियम एल, आलू जिंक जरा, लेड जो आयरन फीके, लेड पकाता। ठीक है, अच्छा लेड का पकाता क्यों, क्योंकि इसका सिंबल पी से होता है, ठीक है। और हाइड्रोजन है कॉपर, कौन, मरकरी एच से रिप्रेजेंट करते हैं। और सिल्वर आगे एजी, और गोल्ड का जो सिंबल होता है एयू। अच्छा, एक चीज और बताना चाहूंगा, उसमें कार्बन दे रखा था, इसमें कार्बन नहीं दे रखा, तो कंफ्यूज मत होइएगा। आपकी एनसीईआरटी में देख लेते हैं कि कार्बन दे रखा है या नहीं, तो उस बेसिस पे हम देख लेंगे। नहीं, ये कार्बन नहीं दे रखा है, तो आप दोनों में से कोई भी याद कर सकते हो ना, दोनों ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। यहाँ तक क्लियर हो गया। अच्छा, याद एक ही करिएगा, नहीं तो फिर आपको दोबारा फिर कंफ्यूजन हो जाएगा, और कंफ्यूजन के साथ स्टडी होती नहीं है, ठीक है। देख लीजिएगा एक बार इस रिएक्टिविटी सीरीज को भी, तो ये और अच्छे से हो जाएगी। ठीक है, यहाँ तक हो गया। तो ये नीचे होंगे वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट हो जाएंगे। ठीक है, ये सारी चीजें हम लोग है ना बाद में करेंगे, क्वेश्चंस के लिए अलग से वीडियो बनाऊंगा, आज सिर्फ हम इसकी थ्योरी कर रहे हैं। तो हाउ डू मेटल्स एंड नॉन मेटल्स रिएक्ट, तो मेटल्स और नॉन मेटल्स कैसे रिएक्ट करते हैं, तो ये वाला पहला पैरा बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है। दूसरा पैरा इंपॉर्टेंट है, हाँ ये वाला इंपॉर्टेंट। सोडियम एटम, अच्छा आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ा होगा 9th क्लास में, मैं बताता हूँ कुछ इस तरीके से होता था। ये इसको बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ लेते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, वो सर्कल बनाते थे, डॉट डॉट बनाते थे कुछ इस तरीके से, जो कि हम इलेक्ट्रॉन का रिप्रेजेंटेशन करते थे। इसको मैं क्लियर कर देता हूँ। अगर मैं सोडियम की बात करता था, सोडियम, तो कुछ इस तरीके से ये सर्कल होता था, वो बात अलग है, मेरे सर्कल नहीं बनना। ऐसे दो डॉट दिखा दिए, फिर इसके बाद 8 डॉट आते थे, अगर मेरे पास 8 हो। सर्कल का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 11। ठीक है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने प्रेजेंट होंगे इस पे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होते थे इस पे, 11 होते थे। ठीक है, तो उसको कुछ इस तरीके से 2 8, 2 8 10 और 1 11 इस तरीके से रिप्रेजेंट कर देते थे। तो एक पॉइंट ये हो गया, एक डॉट ये हो गया, एक दो कुछ इस तरीके से फिलिंग करते थे। ये हमने 9th क्लास में करा होगा, नहीं करा हो तो कोई बड़ी बात नहीं है, यहाँ पे सीख लो। कि अभी कोरोना वगैरह निकल के गया तो मुझे पता है आप लोग की पढ़ाई कुछ ऐसी ही रही। तो मान लेते हैं ये 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 फिल हो गए, और ये एक और लेयर हो गई, बस ये सर्कल होती है, जो मेरा सर्कल नहीं बना है। ठीक है, इसको और अच्छे से देखते हैं। और यहाँ पे हमने एक मार्क कर दिया। अब ये क्या होता है, ये इसका आउटर मोस्ट में एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये आसानी से अपना एक इलेक्ट्रॉन दे सकता है। देखो अगर ये वाले 8, ये इस तरीके से समझते हैं, कम चीजें हम आसानी से दे सकते हैं, और कम चीजें हम आसानी से ले सकते हैं, ज्यादा देते नहीं, ज्यादा लेते नहीं। ठीक है, ये एक है, तो ये एक अपना आसानी से दे देगा। जैसे ही अपना एक इलेक्ट्रॉन हटा देता है, तो एक इलेक्ट्रॉन कम आ जाता है। अब इलेक्ट्रॉन क्या होता है, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल होता है, तो अब मेरा एक नेगेटिव गया, तो Na में मेरा क्या आ गया, पॉजिटिव आ गया। क्लियर हो गया, अच्छे से समझ में आ गया। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कैल्शियम के ऊपर कभी कभी C2 पॉजिटिव लिखा होता है, कैल्शियम पॉजिटिव, तो इसका मतलब क्या होता है, वो अपने आउटर मोस्ट सेल के 2 इलेक्ट्रॉन दे देता है। आपने देखा होगा कि ऑक्सीजन में 2 नेगेटिव लिखा होगा, इसका मतलब क्या होता है, वो अपने ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए आउटर मोस्ट से 2 इलेक्ट्रॉन ले लेता है। यहाँ तक क्लियर हो गया। आउटर मोस्ट में उसके 6 होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन ले लेता है, 8 हो गया। पॉजिटिव नेगेटिव वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, अगर हो गया तो बहुत अच्छा। ठीक है, अब बात करते हैं इसके बारे में। तो सोडियम के पास हमारे पास कितने, 11 प्रोटॉन्स होते हैं, और इलेक्ट्रॉन्स भी 11 होते हैं, पर ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए एक अपना इलेक्ट्रॉन दे देता है, तो अब इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन्स बचते हैं।
तो नेट पॉजिटिव चार्ज सोडियम का कैटाइन NH पॉजिटिव शो होता है, कुछ इधर इस तरीके से शो करेंगे इसको। ये तो अभी बाद में देखते हैं, कुछ इस तरीके से। ये मैंने दिखाया था अभी करके। इससे बिल्कुल कंफ्यूज मत होना, इलेक्ट्रॉन आया इधर, कुछ करके नहीं दिखाया। इधर क्या था, 11 था, एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दिया। ठीक है। और इसके लिए ये टेबल समझने के लिए आपको है ना एटॉमिक नंबर अच्छी तरीके से याद होने चाहिए। ठीक है। तो इनके ये नोबल गैसेस होती हैं, ये मेटल्स और ये नॉन मेटल, सबके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके दिखाएं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कुछ इस तरीके से हो गया, 2 8, ये हम इस तरीके इलेक्ट्रॉन डिवाइड कर देते हैं। तो अभी हम सबसे पहले सोडियम की बात कर रहे थे। सोडियम मैंने बताया था KLM, ये उसके ऑर्बिट्स हैं। के ऑर्बिट्स में 2 आते हैं, एल ऑर्बिट्स में मैक्सिमम 8 आते हैं, एम ऑर्बिट्स में भी मैक्सिमम 8 आते हैं, ये समझ लीजिए। अब क्या होता है कि लास्ट में इसका 1 हुआ। देखो 1 2 और 3 आसानी से हम दे सकते हैं, ठीक है, और 1 2 3 हम आसानी से ले सकते हैं। पर अगर यही मेरी आउटर मोस्ट सेल में 5 है, तो ये 5 देगा नहीं, ये अपनी ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 3 लेगा। इसके आउटर मोस्ट सेल में 6 है, तो उसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 6 देना होता है और 2 लेना है, तो इसके लिए 2 लेना आसान होता है, तो ये दूसरे से 2 ले लेगा। इसके आउटर मोस्ट सेल में 7 है, तो ये 7 देगा तो बहुत टफ हो जाएगा इसके लिए, तो ये 1 ले लेता है, अपनी ऑक्टेट कंप्लीट कर लेता है। तो मेनली याद रखना, जो आपके नॉन मेटल्स होंगे उनकी ऑक्टेट अनफिल्ड होती है, 5 6 7 होते हैं। जो मेटल्स होंगे उनमें 1 2 3 आउटर मोस्ट सेल में होते हैं, और जो नोबल गैस होते हैं उनमें आउटर मोस्ट सेल में आपके 8 होंगे या 2 होगा। हीलियम की केस में 2 होता है, बाकी सारे आउटर मोस्ट सेल फुलफिल होती है आपकी। यहाँ तक क्लियर हो गया? ठीक है। तो क्लोरीन का ये कुछ इस तरीके से टूटता है, 2 8 7। तो मतलब कि अगर मैं क्लोरीन की बात करूं, तो पहले वाले में 2, दूसरे वाले में 7, और तीसरे वाले 2 8 और 7, कुछ इस तरीके से रहता है। तो मैं ये रिएक्शन करके ही दिखा देता हूँ आपको। ये व्हाइट स्क्रीन दिख रही होगी आपको, दोबारा से दिखाता हूँ क्लियर आउट ड्राइव। जैसे क्लोरीन में ये रहा। हाँ, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 17 होता है। उसमें इलेक्ट्रॉन कितने प्रेजेंट होते हैं, 17 प्रेजेंट होते हैं। तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना हो गया, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 8 7। यहाँ तक क्लियर हो गया? तो इसका मतलब क्या है, क्लोरीन में जो पहले आएगा फर्स्ट सेल में वो 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। सेकंड सेल में 8 इलेक्ट्रॉन, और थर्ड सेल में 7 इलेक्ट्रॉन। अब इसको है ना 7 इलेक्ट्रॉन, अब इसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए क्या चाहिए, 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। बल्कि Na के पास क्या था, एक ज्यादा था, तो Na अपना 1 इलेक्ट्रॉन इससे दे देता है। तो Na जैसे ही अपना 1 इलेक्ट्रॉन इससे देता है, तो ये तो फुलफिल हो जाता है, और Na भी फुलफिल हो जाता है। तो ये लोग क्या करते हैं, आपस में बाउंड बना लेते हैं, उसको आयनिक बाउंड बोलते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया? देखिए ये क्या करा, Na ने अपना 1 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, वो इलेक्ट्रॉन क्लोरीन ने प्लस कर लिया, तो अब ये क्लोरीन फुलफिल हो गया, इस वजह से ये NaCl बना लेते हैं। अब क्लोरीन में नेगेटिव चार्ज क्यों होता है, जो कोई इलेक्ट्रॉन लेता है उस पर आता है नेगेटिव चार्ज, याद रखना ये मेरी बात को। जो कोई इलेक्ट्रॉन ले रहा है उस पर आएगा नेगेटिव चार्ज, और जो इलेक्ट्रॉन देता है उस पर आता है पॉजिटिव चार्ज। तो जितने भी मेटल्स होते हैं उनमें पॉजिटिव चार्ज आता है, और जितने भी नॉन मेटल्स होते हैं उनमें नेगेटिव चार्ज आता है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। ठीक है, इसको पढ़ लेते हैं, इनमें क्या लिखा है। सोडियम एंड क्लोराइड आयंस बीइंग अपोजिटली चार्ज। ठीक है, अपोजिटली चार्ज कैसे, कि सोडियम हमारा इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो पॉजिटिव चार्ज है, क्लोरीन हमारा इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो नेगेटिव चार्ज है। अट्रैक्ट ईच अदर, आर हेल्ड बाय स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टू एग्जिस्ट एज अ सोडियम क्लोराइड। तो सोडियम क्लोराइड में कैसी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है, क्योंकि ये आयंस पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस आ गया, तो यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एग्जिस्ट करती है। ठीक है। हाँ, तो सोडियम और जो क्लोराइड होता है वो मॉलिक्यूल्स फॉर्म में नहीं, आपका अपोजिटली चार्ज आयन फॉर्म में प्रेजेंट होता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया? सेम केस मैग्नीशियम, मैग्नीशियम के आउटर मोस्ट सेल में 2 आते हैं, तो ये अपने 2 आसानी से दे देगा रेदर देन 6, तो हम इसको इस तरीके से लिख देते हैं। क्लोरीन को 1 चाहिए होता है। अब ये बताइए, दोनों को बैलेंस करने के लिए हमें ना एक चीज और अच्छे समझ लेते हैं। यहाँ पे अगर आपने ये कॉन्सेप्ट समझ लिया, सच बता रहा हूँ, एनसीईआरटी में वो आपको केमिस्ट्री में बहुत कम दिक्कत होगी। हम इधर MgCl नहीं लिखते, बल्कि MgCl2 लिखते हैं। अगर किसी को रीजन पता तो कमेंट कर देना, बाकी तो मैं बताता ही हूँ। क्योंकि MgCl इसलिए नहीं लिखते,
क्योंकि इसमें होता है एक नेगेटिव और इसमें होता है दो पॉजिटिव। ठीक है, हमें है ना कोई भी कंपाउंड बनेगा या कोई भी मॉलिक्यूल वगैरह बनता है तो वो शेयरिंग होता है, बराबर होता है। तो इधर हमें कितने, दो नेगेटिव चाहिए, तो इसको दो नेगेटिव करने के लिए हमें क्लोरीन इस पे कितनी रिएक्ट करानी होगी, दो। तो ये दो क्लोरीन के साथ बाउंड बनाता है, एक इसके साथ एक इसके साथ। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। जैसे ये दे रखा है, इसके पास दो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन है, ये इसके पास एक इलेक्ट्रॉन ये ले सकता है। तो हमें कितने इलेक्ट्रॉन क्लोरीन चाहिए, दो क्लोरीन चाहिए, कि हमें दो इलेक्ट्रॉन दे दे। यहाँ तक क्लियर हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट है। A1 इनको ड्रॉ खुद करके देखिए और खुद ऐसे रिएक्ट करके देखिए। जब तक ऐसे रिएक्ट नहीं करोगे तब तक नहीं आएगा ये। ठीक है, और जैसे ही रिएक्ट कर लिया तो वैसे आने लग जाएगा। यहाँ तक क्लियर हो गया। हाँ, एक बार अच्छे से इसको देखो। Mg से क्या हुआ, Mg2 पॉजिटिव, टू इलेक्ट्रॉन। हमें कैसे मालूम पड़ा इधर टू इलेक्ट्रॉन लेना है, क्योंकि उसके आउटर मोस्ट सेल में टू इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। तो हमें इसका ये कैसे मालूम पड़ा है, इसका हमें इलेक्ट्रॉन पता होना चाहिए, कितने इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं इसके आउटर मोस्ट सेल। इसमें मैग्नीशियम में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 12 होते हैं। और जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही प्रोटॉन होते हैं। ठीक है, तो और उतना ही एटॉमिक नंबर होता है। तो इसने क्या करा, दो इलेक्ट्रॉन दे दिया तो इधर +2 आ गया। इसने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया तो इस पे प्लस आ गया, तो हमें दो क्लोरीन चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड। देखो ऊपर वाले है ना कॉन्सेप्ट समझने के लिए बहुत है, ये आपके 11th 12th में भी काम में आएगा। अगर आप आईआईटी वगैरह की तैयारी करना चाहते हो तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। नीचे वाला कॉन्सेप्ट अभी जो आने वाला है ये आपके क्वेश्चंस बन सकते हैं इससे। ठीक है, तो प्रॉपर्टी अगर मैं देखा जाए तो इसके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है, मतलब ये आसानी से मेल्ट नहीं होता, आसानी से वो नहीं होता, बॉयल नहीं होता, मतलब कि आसानी से वेपर में चेंज नहीं होता। पर एक बात मैं बताना चाहूंगा आपको, आपने देखा नमक को पानी में डाल दिया, जैसी नमक को अगर आपने पानी में डाल दिया तो नमक घुल जाता है, बल्कि वो आसानी से ना मेल्ट हो रहा है ना बॉयल हो रहा है। तो याद रखना, जितने भी आपके आयनिक कंपाउंड होते हैं वो पानी में आसानी से डिसोसिएट हो जाते हैं, पानी में डिसोसिएट हो जाते हैं और पानी में इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट कराते हैं। ठीक है, क्यों इलेक्ट्रिसिटी क्यों कंडक्ट करा पाते हैं, कि वो फ्री आइंस प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, आयनिक कंपाउंड वाटर में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करा लेता है पर वैसे नहीं करा पाता। रीजन, सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी नहीं करा रहा है पर वाटर में इलेक्ट्रिसिटी करा रहा है। रीजन, तो वाटर में अगर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करा रहा है आयनिक कंपाउंड, तो इसका रीजन होता है कि उसमें फ्री आयन प्रेजेंट होते हैं, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फ्री आयंस। बस इतना लिख देना, आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। हाँ, तो अगर मैं फिजिकल नेचर की बात करूं आयनिक कंपाउंड की, तो आयनिक कंपाउंड हार्ड होते हैं और उनमें कैसी फोर्स होती है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और पॉजिटिव एंड नेगेटिव है। ठीक है, दे कंपाउंड आर जनरली ब्रिटल एंड ब्रेक इनटू अ पीसेस व्हेन प्रेशर अप्लाइड। और ये इनको पीसेस में भी तोड़ा जा सकता है प्रेशर अप्लाइड करके विद द हेल्प ऑफ हैमर एंड अदर। तभी वो हमारे इतना बड़ा रॉक होता है जो सॉल्ट का होता है और इतने छोटे छोटे पीसेस बन जाते हैं सॉल्ट के। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है बिकॉज बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए होती है इनके इंटरआयनिक अट्रैक्शन को तोड़ने के लिए। यहाँ तक क्लियर हो गया। सोलिबिलिटी, सोलिबिलिटी की बात करा जाए तो इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड होते हैं, ये सोलुबल वाटर में होते हैं, इनसॉल्वेंट केरोसिन पेट्रोल वगैरह में होते हैं। ये केरोसिन पेट्रोल में रिएक्ट नहीं करते। ठीक है, ये सोलुबल किस में होते हैं, वाटर में होते हैं। देखा होगा कि नमक पानी में आसानी से घुल जाता है। कंडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की बात करा जाए तो कंडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, ये द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू, ये सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इनको मार्क करते रहिएगा। ठीक है, द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू अ सॉल्यूशन इन्वॉल्व द मूवमेंट ऑफ द चार्ज पार्टिकल। तो जो कंडक्शन होता है वो चार्ज पार्टिकल के मूवमेंट की वजह से होता है। अ सॉल्यूशन ऑफ आयनिक कंपाउंड ऑफ वाटर कंटेन आइंस, जो सॉल्यूशन होता है आयनिक कंपाउंड का, जो आइंस कंटेन करता है, विच मूव द अपोजिट इलेक्ट्रोड, मतलब क्या होता है, पॉजिटिव नेगेटिव की तरफ जाएगा, नेगेटिव पॉजिटिव की तरफ जाएगा, और इस वजह से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो पाती है। आयनिक कंपाउंड सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता क्योंकि उसके पास कोई भी आयंस नहीं होते जो कि मूव कर सके एक जगह से दूसरी जगह। बट आयनिक कंपाउंड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टन स्टेट। जब मोल्टन स्टेट मतलब वो पिघली हुई स्टेट, पिघली हुई स्टेट मतलब कि डिसोसिएट, डिसोसिएट मतलब पानी में डाल दिया डिसोसिएट हो गया। इट इज पॉसिबल इन द मोल्टन स्टेट इन इलेक्ट्रोस्टैटिक force of attraction between the opposite charge ions become due to overheated and this ions moves up freely and conduct electricity। और वो आइंस फ्रीली मूव कर सकते हैं और कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी। ये क्वेश्चंस भी हम बाद में करेंगे। यहाँ तक क्लियर हो गया हो, बहुत अच्छे से, मजा आ गया। ठीक है, देखो हो सकता है वीडियो थोड़ी बड़ी जा रही हो तो यहाँ तक पोस्ट करना, इसके बाद अक्रेंस ऑफ मेटल्स है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो आगे करना। तो इस तरीके से हो सकता है शायद मैं भी इसको पार्ट्स में डाल दूं, पर अगर पार्ट्स में नहीं डलती तो आप कुछ इस तरीके से पढ़िएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं अक्रेंस ऑफ मेटल्स के बारे में।
तो 5 मिनट का मेरे हिसाब से आप 5 मिनट का रेस्ट लीजिए, पोस्ट करिए और कुछ और करिए। उस 5 मिनट में अपना मोबाइल मत चलाना, गाने सुन सकते हो या कुछ भी कर सकते हो, कुछ खा सकते हो, पर मोबाइल नहीं चलाने। तो फिर आप ना वो 5 मिनट आपके 5 दिन का रेस्ट हो जाएगा, आप दोबारा ये वीडियो खोल के नहीं देखोगे। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ 5 मिनट का रेस्ट लेना, आराम से मस्त तरीके से पढ़ना, कॉपी पेन की हेल्प लेके। अगर आपका अच्छा समझ में आ रहा है, चलता आ रहा है, कोई टेंशन नहीं है, तो आगे कंटिन्यू करते रहना, ठीक है। अक्रेंस ऑफ मेटल्स के बारे में बात करते हैं। अक्रेंस माने निकलना, मेटल्स का निकलना। तो मेटल्स कैसे निकलते हैं, जैसे अगर मैंने देखा गोल्ड जो मेरे पास है आज, या सिल्वर है, या जो मेरे पास आयरन है या कैल्शियम है, वो सिर्फ है ना आज प्योरेस्ट फॉर्म में, पर वो हमेशा से प्योरेस्ट फॉर्म में नहीं होता, उनको प्योरेस्ट फॉर्म में बनाया जाता है, ठीक है। तो प्योरेस्ट फॉर्म में कैसे बनता है वो देखते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि मिट्टी के जो बर्तन होते हैं, जो दिए होते हैं, जो दिवाली के लिए लाते हैं, वो पहले मिट्टी होती है, मिट्टी को कुछ इस तरीके से मिट्टी को पानी में मिक्स करते हैं, फिर वो एक उनका चक्का होता है, व्हील टाइप का होता है, फिर उससे वो इस तरीके से शेप देता है। तो एक प्रोसेस हो गया ना पूरा बनाने का। ऐसे ही हमारे जो ओर होते हैं, जो अर्थ से फाउंड होते हैं, मेटल्स वगैरह, उन मेटल कंटेनिंग कंपाउंड, उनसे हम मेटल निकालते हैं, ठीक है। तो उस बारे में हम पढ़ेंगे, ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। ये तब समझ में आएगा कि ऊपर से अच्छा समझ में आ गया, तो ऊपर वाला एक बार रिवाइज कर लेना, फिर इसको पढ़ते हैं बहुत ही अच्छे से। तो अर्थ क्रस्ट हमारा बहुत ही मेजर सोर्स है मेटल्स की। तो सारे मेटल्स मेनली अर्थ क्रस्ट में ही फाइंड होते हैं। सी वाटर भी कंटेन करता है मेटल्स। सी वाटर जो आपके समुद्र का पानी होता है, वो देखा होगा काफी नमकीन होता है। अगर आप कभी गए हो समुद्र में, जैसे मैंने फील करा हुआ है, मैं कहाँ पे गया था, बॉम्बे में जूही चौपाटी, जूही बीच में गया था। तो उसमें क्या होता है, इतना खारा पानी आता है कि अगर वो आपकी आंख में चला जाए तो आपको आंख में बहुत प्रॉब्लम होने लगती है। तो इस तरीके का पानी आपको मेनली समुद्र में मिलता है, रिवर का नहीं होता है ऐसा, ठीक है। और रिवर और समुद्र में कंफ्यूज मत होना, रिवर और सी में कंफ्यूज मत होना। हाँ। तो सी वाटर ऑल्सो कंटेन सोलुबल सॉल्ट एंड सोडियम क्लोराइड। तो सी वाटर कंटेन करता है सोडियम सॉल्ट और सोडियम सोलुबल सॉल्ट और सोडियम क्लोराइड, ठीक है। सोडियम क्लोराइड और सोलुबल सॉल्ट जो कि पानी में सोलुबल है, मैग्नीशियम क्लोराइड एक्सेट्रा। द एलिमेंट ऑफ कंपाउंड विच नेचुरली अकर्स, अच्छा जो अर्थ में नेचुरली अकर्स होते हैं इनको मिनरल्स बोलते हैं, ठीक है। अर्थ में जो नेचुरली अकर्स होते हैं इनको मिनरल्स बोलते हैं। मिनरल्स की डेफिनेशन मार्क कर लेना, एग्जाम में आएगी। Minerals contain very high percentage of particular metals, and metals can be profitable extract for its, और this minerals are called ores। अब क्या हो गया, जो मिनरल्स हो गए, पहले हमारा वो ओर फॉर्म में होता है। जैसे अगर मैंने मान लेते हैं कुछ निकाला, कुछ निकालने का मतलब ये समझ लीजिए, जैसे मैंने एक पत्थर मिलता है, एक मैंने खुद एक्सट्रैक्शन करा, खुदाई करी, एक पत्थर मिला। अब उस पत्थर में बहुत सारी मिट्टी अलग अलग टाइप की है, मेटल्स अलग अलग टाइप के। तो उसको पहले मैंने क्या करा, मिट्टी हटा दी, ठीक है। मिट्टी के बाद है ना एक और लेयर आ गई, फिर मैंने उसको धोया। धोने के बाद मैंने देखा कि वो मैग्नेट से चिपक रहा है, तो मैंने बोल दिया कि ये आयरन है। फिर इसको और प्योर फॉर्म करना है, तो अब उस इम्प्योर फॉर्म आयरन को मुझे प्योर फॉर्म बनाना है, ठीक है। उसके बहुत तरीके होते हैं, वो डिपेंड करता है कि हमारा कौन सा मेटल है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर इसलिए भी हो जाता है कि आपके 12th क्लास में भी आएगा, जनरल मेटोलॉजी के नाम से। और ये आगे के लिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि मेटोलॉजी से इंजीनियरिंग भी होती है, तो इसलिए अच्छे से समझना है इसे ना। तो यहाँ से हम पढ़ते हैं, सम मेटल फाउंड अर्थ क्रस्ट इन फ्री स्टेट। फ्री स्टेट में फाउंड होते हैं। सम मेटल्स फाउंड इन देयर कंपाउंड। तो फ्री स्टेट मतलब वो आसानी से किसी से रिएक्ट नहीं करते, अपना अपना खुश रहते हैं अकेले। कुछ मेटल फाउंड होते हैं, कुछ मेटल्स फाउंड होते हैं कंपाउंड फॉर्म में, मतलब कुछ दोस्ती ऐसे बाउंडिंग हो रखी है, फिर उनको अलग करना है। जैसे मान लेते हैं ये एल्यूमिनियम है और ये आपका ऑक्सीजन है, तो मुझे ऑक्सीजन को अलग करना है, एल्यूमिनियम को निकालना है, ठीक है, कुछ इस तरीके से। मेटल ऑफ द बॉटम एक्टिविटी सीरीज आर लीस्ट एक्टिव। जो नीचे होते हैं ना एक्टिविटी सीरीज में, आपने देखा था लास्ट में कुछ गोल्ड सिल्वर, हाँ, तो ये लीस्ट रिएक्टिव होते हैं। दे फाउंड इन फ्री स्टेट, तो ये आपको आसानी से मिल जाते हैं। जैसे कि गोल्ड सिल्वर प्लेटिनम एंड कॉपर फाउंड फ्री स्टेट, तो ये आपके फ्री स्टेट में फाउंड हो जाते हैं। फ्री स्टेट का मतलब क्लियर हो गया, आसानी से वो रिएक्ट नहीं करते। सिल्वर और कॉपर आल्सो फाउंड इन कंपाउंड कंबाइंड स्टेट। जो सिल्वर और कॉपर होते हैं देखो, वो फ्री स्टेट में फाउंड होते हैं, कंबाइंड स्टेट में भी फाउंड होते हैं। कंबाइंड स्टेट मतलब किसी और एलिमेंट के साथ, जैसे कॉपर ऑक्साइड, सिल्वर क्लोराइड, कुछ इस तरीके से। तो ये सल्फाइड ओर में होते हैं, जैसे AgSO4, CuSO4। ये मेटल टॉप एक्टिव जो, और द मेटल एट द टॉप एक्टिविटी सीरीज या रिएक्टिविटी सीरीज, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सो रिएक्टिव दे नेवर फाउंड इन नेचर एज फ्री एलिमेंट्स।
तो ये फ्री हमें एलिमेंट्स नहीं मिलते। ये मेटल्स इन द मिडल एक्टिविटी सीरीज ये मॉडरेट एक्टिव होते हैं, ये फाउंड है अर्थ क्रस्ट, और ये है ना अर्थ क्रस्ट में फाउंड होते हैं ये वाले, और ये हमें नेटिव स्टेट मतलब कि ये आसानी से हमें फ्री स्टेट में फाउंड हो जाते हैं। तो अब देखो कुछ इस तरीके से याद करना है इन्हें, ठीक है। ये इलेक्ट्रोलाइसिस, ये रिडक्शन यूजिंग कार्बन और फाउंड इन नेटिव स्टेट का मतलब मैं बताऊंगा क्या होता है। तो देखा हमने जो हमारे हाई रिएक्टिव मेटल्स होते हैं इनको इलेक्ट्रोलाइसिस कराते हैं, मतलब कि अब मेरे हाई रिएक्टिव मेटल्स वो आसानी से नहीं छूट रहे हैं, मैंने क्या करा करंट दे दिया, करंट से अच्छे अच्छे छूट जाते हैं, ठीक है, शॉक दे दिया इनको, ये समझ लीजिए। तो ये हमारा एक पोटेंशियम था, पोटेंशियम में कोई सल्फाइड या कोई क्लोराइड लगा हुआ है और मैंने इसको शॉक दे दिया, करंट दे दिया, ये धीमे 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 हो गया, पोटेंशियम निकल गया, प्योर फॉर्म में आ गया। अब मैं इसको कहीं पे भी यूज कर सकता हूँ, मैं इसको मेडिकल इंडस्ट्री में यूज कर सकता हूँ, मैं इसको टेक्सटाइल इंडस्ट्री में यूज कर सकता हूँ, मैं इसको पेंट इंडस्ट्री में यूज कर सकता हूँ, इस वजह से हम इनको प्योर कर रहे हैं, ठीक है। क्लियर हो गया। थोड़ा सा और देखते हैं, इसमें कुछ लिखा था, दे आर फाउंड अर्थ क्रस्ट इज मेनली ऑक्साइड। अच्छा, जो भी इंप्योरिटी फाउंड हो रही है मॉडरेट वालों की, इन वालों की, ये या तो ऑक्साइड, ऑक्साइड का मतलब हो गया कि ऑक्सीजन अटैच्ड हो, जैसे जिंक ऑक्साइड ZnO, सल्फाइड SO4, या कार्बोनेट CO3 लिखते हैं हम इसे, ठीक है। यू विल फाउंड दैट और मेनली मेटल ऑक्साइड, आप देखोगे कि और मेटल ऑक्साइड होता है, बिकॉज ऑक्सीजन वेरी रिएक्टिव एलिमेंट होता है और आसानी से मिलता भी है, ठीक है। मेटल्स को हमने डिवाइड करा है लो रिएक्टिविटी, मीडियम रिएक्टिविटी और हाई रिएक्टिविटी। देखो ये मार्क कर लो, इससे कोई क्वेश्चन नहीं आएगा इतना आसानी से, पर ये याद रहना चाहिए, तभी हमें आगे वाला समझ में आएगा। बहुत सारे स्टेप हमें लेने पड़ते हैं किसी भी मेटल को प्योर करने में, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा समझते हैं ना, थोड़ा सा इसको समझते हैं, तो इस तरीके से आई होप आपको स्क्रीन क्लियर दिखी हो। देखो पहले ये वाला समझते हैं, ये इलेक्ट्रोलाइसिस, ये रिडक्शन, और ये क्यों लिखा है इधर से समझ में आएगा। ओर होता है, ओर हो गया जो मिट्टी वगैरह सारी चीजें मिली है, जैसे मेटलिक ओर हो गया, मैंने बोला ये आयरन ओर है तो इसमें आयरन ज्यादा है, मान लेते हैं आयरन 60% है, बाकी इसमें मैग्नीशियम कॉपर वगैरह अटैच्ड है, तो उस 60% आयरन को निकालना है मुझे। तो आयरन के लिए तो तीन तरीके के मेटल्स हमने डिवाइड करे, जो हाई रिएक्टिव मेटल्स होंगे, जैसे कि ये वाले पोटेशियम सोडियम मैग्नीशियम, सॉरी पोटेशियम सोडियम कैल्शियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम। मेटल ऑफ मीडियम रिएक्टिविटी जिंक आयरन लेड कॉपर, और मेटल ऑफ लो रिएक्टिविटी सिल्वर और गोल्ड। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चार्ट हो जाता है, ये पता है आपके, अगर आप आगे कंपटीशन एग्जाम दोगे वहां पे भी आएगा, कंपटीशन एग्जाम जस्ट लाइक आप किसी को एनडीए का देना हो या एसएससी वगैरह उन सब में भी आ सकते हैं, या पीसीएस वगैरह उन सब में भी हमारे ये क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो बहुत अच्छे से करिएगा ना, अभी से थोड़ा इंटरेस्ट बनाते रहिए, उस समय आपको पढ़ने में और मजा आएगा। तो जो हाई रिएक्टिव मेटल होते हैं इलेक्ट्रोलाइज कराते हैं, इलेक्ट्रोलाइज मतलब इलेक्ट्रिसिटी पास करा देते हैं, तो ये प्योर मेटल में चेंज हो जाते हैं। जो मीडियम रिएक्टिविटी एलिमेंट होते हैं या तो वो डिपेंड करता है वो किस तरीके से हो गए, मान लेते हैं अगर जो हमारा मीडियम रिएक्टिव एलिमेंट है, मान लेते हैं मीडियम रिएक्टिव एलिमेंट हमारा जिंक है, तो या तो वो कार्बोनेट फॉर्म में होगा CO3 फॉर्म में, या फिर हमारा सल्फेट और होगा जिंक SO4, ठीक है, या तो इम्प्योरिटी कार्बोनेट की होगी या सल्फेट की होगी। अच्छा हमें मालूम कैसे पड़ेगा, हमें देख के कैसे मालूम पड़ेगा, तो हमें ना कई सारी रिएक्शंस कराते हैं तब मालूम पड़ता है कि इसमें कार्बोनेट की इम्प्योरिटी है या सल्फेट की इम्प्योरिटी। अगर कार्बोनेट की इम्प्योरिटी होगी तो हम उसमें कैल्सिनेशन प्रोसेस कराएंगे, तो याद रखना कार्बोनेट इम्प्योरिटी के लिए कैल्सिनेशन कराते हैं। कैल्सिनेशन होता क्या है और ये क्यों होता है ये अभी हम आगे पढ़ेंगे, बस अभी याद करते हैं कि सल्फेट अगर और होगा तो हम रोस्टिंग कराएंगे। यहाँ तक क्लियर हो गया। जैसे ही इन दोनों से कराएंगे यहाँ पे हमारा एक मेटल ऑक्साइड फॉर्म होगा, क्या फॉर्म होगा, मेटल ऑक्साइड। अब ये मेटल ऑक्साइड से हमें क्या करना है, ये मेटल ऑक्साइड से हमें रिडक्शन करना है। रिडक्शन क्या होता है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, तो हमें इनका ऑक्सीजन हटाना है, फिर उनको प्योरिफिकेशन ऑफ मेटल हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर हो गया अच्छे से, ठीक है। देखो फिर से समझते हैं, वो डिपेंड करता है मीडियम वाले में कि हमारे पास इंप्योरिटी किसकी प्रेजेंट है। अगर कार्बोनेट की इंप्योरिटी प्रेजेंट है, कार्बोनेट इंप्योरिटी कैसे दिखती है CO3, ठीक है। अगर सल्फेट की इंप्योरिटी प्रेजेंट है SO4, अगर कार्बोनेट की इंप्योरिटी प्रेजेंट है तो ऑक्साइड्स ऑफ मेटल में चेंज करेंगे, तो कैसे होगा, कैल्सिनेशन के थ्रू। सल्फाइड की इंप्योरिटी प्रेजेंट है तो रोस्टिंग में, फिर इन दोनों को रिडक्शन कराएंगे, रिडक्शन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, फिर प्योर मेटल में चेंज हो जाएगा। अब बात करते हैं मेटल्स ऑफ लो रिएक्टिविटी। मेटल्स ऐसे जो लो रिएक्टिविटी सीरीज में, जैसे आपके सिल्वर और गोल्ड, सिल्वर को हम लोग है ना Ag से रिप्रेजेंट करते हैं और गोल्ड को Au से, याद रखना, ठीक है। जैसे सोडियम F से नहीं होता है, Na से होता है, ठीक है। मेटल्स ऑफ लो रिएक्टिविटी जो होंगे वो आपको
सल्फाइड्स ओर और रोस्टिंग और मेटल्स एंड रिफाइनिंग। मतलब क्या करना है, पहले सल्फाइड ओर से प्रेजेंट होते हैं ये, सल्फाइड ओर में आपको रोस्टिंग करना है और रोस्टिंग के बाद जो मेटल्स हो जाएंगे फिर उसको रिफाइन कर देना है। यहाँ तक क्लियर हो गया? यहाँ तक अगर कोई भी दिक्कत हो तो बताइए, आप कमेंट करके पूछ सकते हो ना। अगर अच्छा चल रहा है तो आगे चलते हैं। क्या होता है, जैसे मैंने देखा एक चीज देखी, मेरे पास है ना ओर हो गया, और क्या हो गया, एक पूरा बंद, उसमें गंदगी वगैरह सब मिला हुआ है पर उसमें प्योरिटी भी है। जैसे मान लेते हैं मेरे पे ये एक और है, ये मान लेते हैं ये बार बार आउटर मोस्ट लेयर में गंदगी है, अंदर आयरन है, तो मुझे वो आयरन निकालना है। तो वो गंदगी को हटा देते हैं और से उसको गैंग्यू बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? गैंग्यू। जैसे मान लेते हैं ये और है, ठीक है, इससे क्या निकला, मेटल निकल गया हमारा। मेटल निकलने के बाद हमारी कुछ गंदगी बचती है, ठीक है, जो हमारे लिए वेस्ट होता है, वेस्ट मटेरियल होता है, उसको गैंग्यू बोलते हैं। ठीक है, तो गैंग्यू ऐसे एमसीक्यू में आ जाता है, डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि प्योरिफिकेशन या फिर एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल या प्योरिफिकेशन ऑफ मेटल्स में जो पार्ट बचता है, रिमूवल पार्ट, उसको क्या बोलते हैं? तो आपसे बोल देंगे ओर, मिनरल्स, गैंग्यू, नन ऑफ दीज। तो आप लिखते हैं ना गैंग्यू, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैं इसलिए एक एक चीज करा रहा हूँ कि मुझे पता है कि इस तरीके से क्वेश्चंस बन सकते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया? इसको देखते हैं। और माइंड करते हैं अर्थ से यूजली कंटेन लार्ज अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटी सच एज सॉइल, सैंड एक्सेट्रा, उसको ही गैंग्यू बोलते हैं। दिस इम्प्योरिटी मस्ट बी रिमूव्ड बाय द वन प्योरर एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, और दिस प्रोसेस used by removing of gangue from the ore on the difference between वो केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी पे डिपेंड करती है। वही जो हाई रिएक्टिव और लो रिएक्टिव मेटल की वाली बात यहाँ पे फिर से आ गई। तो अभी हम देखते हैं लो रिएक्टिव को हम कैसे, लो रिएक्टिव एलिमेंट्स को हम कैसे प्योर में चेंज में करेंगे। ठीक है, इधर क्या होता है, ये मरकरी सल्फाइड है। मरकरी सल्फाइड को अगर मैं ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रहा हूँ तो ये मरकरी ऑक्साइड बन गया और सल्फाइड अलग हो गया। फिर इस मरकरी, Hg को मरकरी बोलते हैं, मरकरी ऑक्साइड्स को फिर से हीट कर रहा हूँ तो ये हमारा मरकरी बन गया। यहाँ तक क्लियर हो गया? कुछ इस तरीके से देख लीजिए, कॉपर को रिएक्ट करता हूँ, कॉपर सल्फाइड में हमें मिला तो ये ऑक्साइड बन गया, ये हमारी इम्प्योरिटी आ गई। फिर दोबारा उसी को कॉपर ऑक्साइड से रिएक्ट करा देता हूँ, ये कॉपर ऑक्साइड को दोबारा उससे रिएक्ट करा देता हूँ, फिर कॉपर हमारा प्योर फॉर्म में आता है। हाँ, अच्छा, मैंने एक वर्ड यूज करता है रोस्टिंग और कैल्सिनेशन, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसको याद रखना। एक क्वेश्चन आ जाता है कि प्रेजेंस ऑफ एयर और एब्सेंस ऑफ एयर वाली बात आ जाती है, तो इनको बहुत अच्छे से याद रखना कि कौन सा प्रेजेंस ऑफ एयर में होता है, कौन सा एब्सेंस ऑफ एयर में होता है। ठीक, मैं एक एक लाइन पढ़ाऊंगा जिससे कि आपको दिक्कत नहीं हो। द मेटल्स इन द मिडल एक्टिविटी सीरीज सच एज जिंक, आयरन, लेड, कॉपर एक्सेट्रा आर मॉडरेट रिएक्टिविटी। इनकी जो रिएक्टिविटी होती है वो कैसी होती है? मॉडरेट होती है, बीच की होती है। दे ऑल्सो दे आर यूजली प्रेजेंट एज द सल्फाइड और कार्बोनाइट नेचर। मैंने बताया था कि जो आपके जिंक और जो आपका आयरन, लेड होगा, ये सल्फाइड SO4 या CO3 इम्प्योरिटी अटैच होगी। जैसे इसमें S अटैच है, ऐसी इनमें ये अटैच होगी। It is easier to obtain a metal from its oxide as compared to the sulfate and carbide। मतलब ये बोल रहे हैं अगर ये ऑक्साइड फॉर्म में होगा ना तो मैं आसानी से मेटल निकाल लूंगा, सल्फाइड और कार्बन फॉर्म में आसानी से नहीं निकलता, तो मुझे इनको पहले ऑक्साइड फॉर्म में चेंज करना है। जैसे सल्फाइड कार्बोनेट फॉर्म है तो उसको मुझे पहले किस में चेंज करना है? ऑक्साइड फॉर्म में। जैसे ये सल्फाइड फॉर्म है, ठीक है, इसको मुझे ऑक्साइड फॉर्म में चेंज करना है और फिर यहाँ पे मैं मेटल निकाल लूंगा। क्लियर हो गया? ठीक है, अब समझते हैं, यहाँ पे आ गया था। हाँ, द सल्फाइड और कन्वर्ट इनटू ऑक्साइड्स बाय हीटिंग स्ट्रांगली। अच्छा, सल्फाइड और को अगर मैं बहुत स्ट्रांग हीट दे रहा हूँ, ये वाली लाइन मार्क कर लो, सल्फाइड और ores are converted into oxide by heating strongly in the presence of excess of air is called is this is known as roasting। ये क्या कहलाएगा? रोस्टिंग कहलाएगा। और अगर मैं कार्बोनेट और को हीट कर रहा हूँ, देखो कार्बोनेट और को हीट कर रहा हूँ, वो ऑक्साइड में चेंज हो रहा है इन द एब्सेंस ऑफ एयर, एब्सेंस ऑफ एयर, तो वो कैल्सिनेशन, कैल्सिनेशन कहलाएगा। अच्छा, इस तरीके से याद करिए, CO3 मतलब होता है कार्बोनेट, CO3 मतलब होता है कार्बोनेट, तो कार्बोनेट की इम्प्योरिटी आ जाए तो हम यूज करेंगे कैल्सिनेशन, कैल्सिनेशन से भी C से होता है। बहुत इजी याद करना, इस तरीके से याद कर लीजिए। बस याद रखना कि रोस्टिंग में एयर प्रेजेंट होती है और कैल्सिनेशन में एयर प्रेजेंट नहीं होती है। यहाँ तक क्लियर हो गया अच्छे से? बस ये क्वेश्चन जरूर आएगा, पक्का आएगा, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ना। द केमिकल रिएक्शन दैट प्लेस द ड्यूरिंग दिस इज नोन एज द फॉलोइंग। अच्छा, देखो रोस्टिंग क्या हो गया, ये हो गया, यहाँ पे जिंक सल्फेट है,
जिंक सल्फेट ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रहा है, ऑक्साइड फॉर्म में चेंज हो गया, ठीक है। और इधर देखा हमने क्या हो रहा है, कैल्सिनेशन का क्या, जिंक कार्बोनेट की इम्प्योरिटी, अगर ये अलग अलग कंपाउंड है, ठीक है, जिंक कार्बोनेट की इम्प्योरिटी हीट कर रहे हैं तो जिंक ऑक्साइड फॉर्म हो रहा है। अब जब भी ये ऑक्साइड फॉर्म में आ जाए तो हमें, अब ऑक्साइड से हमें क्या कराना है, इनका रिडक्शन कराना है। थर्ड स्टेप क्या है हमारा, रिडक्शन। पहले इनको प्योर फॉर्म में लाना है, कैल्सिनेशन और रोस्टिंग, फिर हमें देखना है कि कैल्सिनेशन होगा या रोस्टिंग होगा, उसके बाद जो भी होने के बाद वो ऑक्साइड फॉर्म में आएगा। ऑक्साइड फॉर्म में हमें इनका रिडक्शन कराना है, मतलब कि ये आयरन को और ये ऑक्सीजन को हटाना है। तो रिडक्शन हमारा जो कराता है वो कार्बन की हेल्प से हम अच्छा रिडक्शन कर सकते हैं। कार्बन अच्छा एक रिडक्शन करवाता है, ठीक है। द मेटल ऑक्साइड रिड्यूस टू द मेटल बाय द सुटेबल रिड्यूसिंग एजेंट। कार्बन हमारा बहुत अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, ठीक है। तो कार्बन हम डाल देंगे तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बन जाएगा और ये जिंक हमारा सॉलिड रहेगा, तो हम जिंक को आसानी से प्योर कर सकते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया बहुत ही अच्छे से। हाँ, देखो इसमें लिखा भी हुआ है, चैप्टर फर्स्ट में हमने पढ़ा था रिडक्शन और ऑक्सीडेशन। अगर आपने नहीं देखा तो इसकी मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई है रिडक्शन और ऑक्सीडेशन की, इसको भी देख लीजिएगा। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डालता रहूंगा सारी वीडियोस की। Besides using carbon to reduce metal oxide to metal, sometimes displays reaction also called the highly reactive sodium oil. अच्छा ये सिर्फ याद करना है, मैं बताता हूँ इसको क्या है। इसमें बोला है हम सिर्फ beside using carbon to reduce metal oxide to metal, sometimes displacement reaction can also be used. कभी कभी हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी यूज कर लेते हैं, कार्बन को हर बार नहीं लेते। जैसे कुछ हाईली रिएक्टिव एलिमेंट्स होते हैं ना, मान लेते हैं इधर मैंने हाईली रिएक्टिव एलिमेंट्स ले लिया, सोडियम ले लिया या कैल्शियम ले लिया, तो ये लो रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देगा, जैसे कॉपर और जिंक के केस में हुआ था, ठीक है। तो उनको रिड्यूसिंग एजेंट बोलते हैं बिकॉज दे डिस्प्लेस अ लोअर रिएक्टिव मेटल फ्रॉम देयर कंपाउंड। जैसे ये देखा, ये मैग्नेन हमारा, ये मैग्नीस है, ये लोअर रिएक्टिव एलिमेंट है, इससे हमने एल्यूमिनियम से रिएक्ट कराया तो एल्यूमिनियम ने ऑक्सीजन से रिएक्ट कर लिया और मैग्नीन बन गया। ये मैंने बिल्कुल बताया था इसी तरीके से। तो कुछ इस तरीके से होता है, जैसे हमने देखा एल्यूमिनियम हमारा हायर रिएक्टिव एलिमेंट है, आयरन हमारा लोअर रिएक्टिव एलिमेंट है, तो ये इससे रिएक्ट करेगा। यहाँ पे ये हमारा बन गया, इधर आयरन हमारा बच गया और ये हीट फॉर्म में हो गया। यहाँ तक क्लियर हो गया अच्छे से। हाँ, तो जरूरी नहीं हम कार्बन से करें, हाई रिएक्टिव मेटल से भी रिडक्शन कर सकते हैं। हाई रिएक्टिव मेटल आर गुड रिड्यूसिंग एजेंट, कार्बन एज वेल गुड रिड्यूसिंग एजेंट। यहाँ तक हो गया। तो क्वेश्चन पूछ सकते हैं वो किसी भी तरीके का। अब है ना थोड़ा सा और रह गया है, इसको जल्दी से खत्म करते हैं ये वाला पार्ट। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स टुवर्ड्स द टॉप एक्टिविटी सीरीज। जो टॉप एक्टिविटी सीरीज के होते हैं, जैसे पोटेशियम हो गया, सोडियम हो गया, उनको तो आसानी से नहीं करते। तो मैंने क्या बोला था, उनको हम करंट देके करते हैं। करंट देके मतलब इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू हम उनको प्योर कर सकते हैं। जैसे मैंने उन पर नॉन मेटल्स इंप्योरिटीज है, जैसे कुछ पॉजिटिव एंटी इंप्योरिटीज है, तो मैंने उसको इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करी तो वो नेगेटिव की तरफ फ्लो करते हैं, नेगेटिव चार्ज की तरफ फ्लो करते जाएंगे, जो नेगेटिव हमारा रॉड होगी। यहाँ तक क्लियर हो गया। अभी और अच्छे से समझते हैं इससे, इसको एक एक लाइन समझते हैं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। आपको भी एक एक लाइन रीड करनी है क्योंकि एमसीक्यू विद इन ही आते हैं, ऐसा नहीं आएगा कि आपने वो डेफिनेशन याद कर ली। तो बहुत अच्छे से याद करते हैं। चलिए शुरू करते हैं यहाँ से। मेटल्स हाई अप द रिएक्टिविटी सीरीज वेरी रिएक्टिव। जो मेटल्स ऊपर होते हैं वो बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, जैसे कि पोटेशियम। अच्छा, अगर ये इस तरीके से याद करना तो ये भी मन में याद होना चाहिए कि हाई रिएक्टिव मेटल क्या होते हैं, दिमाग में ये भी स्टोर्ड होना चाहिए। तो जो हाई रिएक्टिव मेटल्स होते हैं वो ऑब्टेन फ्रॉम देयर कंपाउंड बाय हीटिंग विद कार्बन। हाँ, कार्बन के साथ हीट करते हैं तो वो हमें मिल जाते हैं। फॉर एग्जांपल, कार्बन कैन नॉट रिड्यूस ऑक्सीडाइज ऑफ सोडियम, मैग्नीशियम एंड कैल्शियम एसेट्रा रिस्पेक्टिव मेटल बिकॉज these metals have a more affinity to oxygen than carbon. Affinity क्या, लव, लव बोलते हैं मिली। तो मतलब जो हाई रिएक्टिव मेटल्स होते हैं वो ऑक्सीजन को अच्छे से कैप्चर कर लेते हैं रेदर देन कार्बन। कार्बन और ऑक्सीजन का इतना अच्छा बाउंड नहीं होता जितना हाई रिएक्टिव मेटल्स और ऑक्सीजन का होता है। हाई रिएक्टिव मेटल्स की बात कर रहा हूँ तो मैं बात कर रहा हूँ सोडियम, पोटेशियम, ठीक है। बिकॉज दीज, हाँ ठीक है, ये हो गया था। दीज मेटल्स आर ऑब्टेन इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन। तो हमें ये कैसे इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन होते हैं, देखो ये कार्बन वाले रिडक्शन से नहीं होते। कार्बन वाले रिडक्शन से जो हाई रिएक्टिव मेटल होते हैं वो नहीं होते, तो ये किससे होते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन से होते हैं। फॉर एग्जांपल, सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम ऑब्टेन इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन electrolysis through a molten chloride. Molten chlorides, the metals are deposited in cathodes. जो metals होंगे वो कैथोड पे डिपॉजिट हो जाएंगे। कैथोड हमारा नेगेटिवली इलेक्ट्रोड होता है
और जो वेयरेज जो क्लोरीन होगा वो एनोड को हो जाएगा, और एनोड हमारा पॉजिटिवली बॉन्ड होती है। ठीक है, रिएक्शन कुछ इस तरीके से होगी। तो कैथोड हमारा क्या है, नेगेटिव है, तो नेगेटिव है तो उससे हमारा एक इलेक्ट्रॉन निकला और वो एनोड में जाके कोटिंग कर लेगा इलेक्ट्रॉन, क्योंकि एनोड हमारा पॉजिटिव है और पॉजिटिव अट्रैक्ट करता है नेगेटिव को। यहाँ तक क्लियर हो गया, अच्छे से हो गया, बहुत ही अच्छी तरीके से। तो जैसे हमने ये इलेक्ट्रोलाइसिस करा, इलेक्ट्रोलाइसिस का मतलब हो गया ये पूरा एक हमारे पास जार है, ये 2 इलेक्ट्रोड हैं, ये दोनों हमारे पास इलेक्ट्रोड है, एक को हमने एथोड माना, एक को हमने कैथोड माना। तो क्या हो रहा है, धीमे 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 ये कॉपर के आयंस कैथोड में आ रहे हैं और इम्प्योरिटीज हमारी एनोड में जा रही है। ठीक है, इम्प्योरिटीज हमारी नीचे आ जा रही है। ठीक है, बस ये याद रखते हैं कि कैथोड से हमारे पॉजिटिव आयन, एनोड से हमारे पॉजिटिव आयन कैथोड में जा रहे हैं और इम्प्योरिटीज हमारी नीचे आ जा रही है। तो इसको ये ना एग्जाम में वैसे तो ड्रॉ करने को भी आया था, पर इस बार नहीं आएगा, पर इससे क्वेश्चंस काफी बनने के चांसेस होंगे आपके लिए। ठीक है, हाँ। और ये पानी है, ये पानी नहीं है, ये कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं, जैसे इनको इलेक्ट्रोड बोलते हैं, ये रॉड है, ये इलेक्ट्रोलाइट है। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है, इलेक्ट्रॉन के फ्लो होने की वजह से इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है, फ्री आइंस प्रेजेंट है, इस वजह से इलेक्ट्रिसिटी इधर पास हो पा रही है। ठीक है, जो हमने देखा था आयनिक कंपाउंड में क्यों इलेक्ट्रिसिटी पास हो पाती है, क्योंकि वो फ्री आइंस प्रेजेंट होते हैं। अब बात करते हैं रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स की। द मेटल्स प्रोड्यूस बाय वेरियस रिडक्शन प्रोसेसेस डिस्क्राइबिंग आर नॉट वेरी प्योर। अच्छा, जो अब आएंगे बहुत प्योर मेटल नहीं होंगे, इसमें कुछ इम्प्योरिटीज होंगी, उनको प्योर मेटल बनाने के लिए हम इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग करते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग क्या होता है, देखो जब भी इलेक्ट्रोलाइट वर्ड आ जाए ना कहीं पे भी लिखो, तो मान लेना इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी की थ्रू हो रहा है। ठीक है, मैनी मेटल्स सच एज कॉपर, जिंक, टिन, निकल, सिल्वर, गोल्ड आर रिफाइंड थ्रू इलेक्ट्रोलाइटिकली। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी से पास करा के हम कर सकते हैं। इन दिस प्रोसेस इम्प्योर मेटल्स इज मेड अ एनोड, जो इम्प्योर मेटल्स होते हैं वो एनोड से होता है, और द थिन स्फीयर ऑफ प्योर मेटल ऑफ कैथोड, और थिन स्फीयर होता है वो कैथोड होता है, और जो सॉल्यूशन होता है वो मेटल सॉल्ट होता है। जैसे इधर हमने कॉपर लिया था तो हमने कॉपर सॉल्ट का सॉल्यूशन लिया, जो आपको डायग्राम में दिखता होगा। तो जो कि इलेक्ट्रोलाइट यूज होता है, कॉपर सल्फेट हमारा एज अ इलेक्ट्रोलाइट, जो हमारी इम्प्योरिटी होती है वो एनोड। ठीक है, तो इम्प्योर ऐसा हो जाता है, क्वेश्चन में पूछेंगे कि जो इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनरी में एनोड इम्प्योर मेटल होता है या प्योर मेटल होता है, तो बोलिएगा इम्प्योर मेटल होता है, इम्प्योर रॉड होती है। द apparatus इज सेट अप इन फिगर 3.12 on passing the current through the electrolytic the pure metal form a anode dissolve into electrolytic। हाँ, ये क्या हो रहा है, प्योर मेटल फॉर्म हो रहा है एनोड में, और बाकी जो उसकी इम्प्योरिटीज हो रही है वो डिसॉल्व हो जा रहा है। हाँ ठीक है, और इम्प्योरिटीज कहाँ आ रही है, इम्प्योरिटी डिपॉजिट हो जा रही है कैथोड में, एंड द सोल्यूबल इम्प्योरिटीज, और जो कुछ जो इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूबल इम्प्योरिटीज हैं वो नीचे घुल के आ जा रही है। देखो ये इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्युबिलिटी है, नीचे आ जा रही है। इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्युबिलिटी भी नहीं बोलेंगे इसको, ऐसा बोल सकते हैं डिपॉजिट हो जा रही है नीचे। द सोल्युबल इम्प्योरिटीज गो into the solution where is the insoluble impurity settle down the bottom of anode, और इसको एनोड मड भी कहते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया? ठीक है, अब बहुत थोड़ा सा रह गया है, बस थोड़ा सा और पढ़ेंगे। ऊपर वाला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट था ना, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें कैथोड होता है, एनोड होता है, इलेक्ट्रोलाइट होता है। जो हमारा एनोड होता है वो पॉजिटिव होता है, इम्प्योर होता है, जो कैथोड होता है वो प्योर रोड होती है उसी की। जैसे इधर कॉपर सल्फेट है तो इधर कॉपर है, तो कॉपर सल्फेट से फिर टूट टूट के इधर हमारा ये डिसोसिएट हो रहा है, ये थिन हो जाती है, और इधर कॉपर हमारा इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, कॉपर का साइज थिक होने लगता है, ये वाला कैथोड का, और इसमें करंट पास होता रहता है। और ये इम्प्योरिटीज ऐसी है जो कि इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में घुलती नहीं, तो वो नीचे आ जाती है, इसको एनोड मड बोलते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया? ठीक है, कोरूजन के बारे में बात करते हैं। तो कोरूजन क्या होता है, जैसे कि अपर लेयर आ जाए, जैसे आयरन में रस्टिंग हो जाती है, जंग लग जाती है, ऐसी कॉपर में होता है, सिल्वर काली पड़ जाती है, कॉपर में हमारा ग्रीनिश कलर या ब्राउनिश कलर आ जाता है रिएक्ट होने पे। तो इसके बारे में बात करेंगे। तो सिल्वर आर्टिकल बिकम ब्लैक आफ्टर द टाइम व्हेन एक्सपोज टू एयर। सिल्वर देखा होगा आपके अगर घर में सिल्वर रिंग हो या पायल होती है या बिच्छू होते हैं जो पैर में पहनते हैं पेरेंट्स, अपने मदर के पैर में देख लेना, तो उसमें देखना थोड़ा थोड़ा वो जब खरीदोगे तो एकदम शाइनिंग मारते हुए होंगे, पर धीमे धीमे एयर के कांटेक्ट में आके वो ब्लैक होने लग जाएगा। ठीक है, बिकॉज इट रिएक्ट विद सल्फर इन द एयर, जो एयर में हमारी सल्फर प्रेजेंट होती है उससे रिएक्ट होके वो सिल्वर सल्फाइड बना लेता है। तो आप ये भी एक लाइव एग्जांपल देख सकते हो केमिकल का। ठीक है,
इसके बाद आगे पढ़ते हैं। कॉपर रिएक्ट करता है कार्बन डाइऑक्साइड से। आपने देखा कि जो आपके कॉपर्स के टैप वगैरह होते हैं, जो भी टैप होते हैं, जो नल वगैरह होते हैं, वो कॉपर्स के होते हैं। उसमें साइनी ब्राउन कलर आ जाता है इसमें सरफेस में, क्यों, और ग्रीन कलर आ जाता है। और ग्रीन कलर किसकी वजह से आता है? कॉपर कार्बोनेट की वजह से, मतलब जो कार्बोनेट की इंप्योरिटीज होती है। तो कॉपर में ग्रीन कलर कैसे आता है? कोरोजन कार्बोनेट की वजह से। सिल्वर में ब्लैक कलर कैसे आता है? सल्फाइड की वजह से। इस तरीके से याद रखना, इनको मार्क करते जाइएगा। आयरन एक्सपोर्ट अ मॉइस्ट एयर और एक्वायर अ कोटिंग और ब्राउन फ्लेक्स इज कॉल्ड रस्ट। और आयरन वाला बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है रस्ट। रस्टिंग किसकी प्रेजेंस में होती है? एयर, मॉइस्चर प्रेजेंट ऑफ एयर। अगर मॉइस्चर प्रेजेंट होगा तभी होगी। ठीक है, ये एक्टिविटी है, इसको पढ़ लेना। हाँ, ये इंपॉर्टेंट आता है कि प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन, कोरोजन से कैसे बचा जा सकता है। मतलब मैं चाहता हूँ कि जंग नहीं लगे, तो आपने देखा हम लोग पेंट कराते हैं, हम लोग अपने आयरन आर्टिकल्स में पेंट कराते हैं, साइकिल में पेंट होता है, हमारी बाइक्स में पेंट होता है। तो वो क्या करता है? वो जंग लगने से बचाता है। ठीक है, तो गैल्वेनाइजेशन एक मेथड होता है टू प्रोटेक्टिंग स्टील एंड आयरन फ्रॉम रस्टिंग बाय कोटिंग ऑफ थिन लेयर ऑफ जिंक। जब जिंक की लेयर को पेंट कर रहा हूं मैं किसी स्टील में, मान लेते हैं ये मेरी स्टील है और इसमें मैं जिंक को पेंट कर रहा हूँ। अगर इसको मैं जिंक को पेंट कर रहा हूँ, जिंक की पूरी पेंटिंग कर दी, जिंक को पूरे में पेंट कर दिया, तो इसको गैल्वेनाइजेशन बोलते हैं। इंपॉर्टेंट है गैल्वेनाइजेशन, गैल्वेनाइजेशन। ठीक है, तो गैल्वेनाइज्ड आर्टिकल रस्टिंग से बचाते हैं हमें। ठीक है, अब इसके बाद है ना, एक ये बहुत इंपॉर्टेंट आता है, एलॉइंग इज वेरी गुड मेथड ऑफ इम्प्रूविंग द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल। एलॉइंग क्या होता है? एलॉइंग, एलॉय बोलते हैं, पहले एलॉय समझते हैं। एलॉय क्या होता है? एलॉय एक मेथड होता है जब दो या दो से ज्यादा मेटल्स को मिलाते हैं और फॉर्म होता है एक नया मेटल्स। तो इससे क्या होता है? उनकी प्रॉपर्टी इंक्रीज हो जाती है। जैसे आपने देखा इलेक्ट्रिक आयरन होता है, उसमें जो नीचे होता है वो एलॉय का बना होता है। उसका रीजन रहता है क्योंकि जैसे हमने इलेक्ट्रिसिटी पास करी, उसमें रेजिस्टेंस इतना ज्यादा होता है। रेजिस्टेंस में इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में बताऊंगा। रेजिस्टेंस इतना ज्यादा होता है कि वो हीट करने लगता है, तो वो एलॉय से बना होता है। ठीक है, अगर वही में है ना उसको आयरन से सिर्फ बना दो, तो आयरन इतनी जल्दी हीट नहीं करेगा। हाँ, आयरन इज द मोस्ट वाइडली यूज्ड मेटल बट इट नेवर यूज्ड इन प्योर स्टेट। आयरन बहुत ही इंपॉर्टेंट मेटल होता है, पर वो प्योर स्टेट में नहीं होता। प्योर आयरन इज वेरी सॉफ्ट एंड स्ट्रेच इजली व्हेन हॉट। अच्छा, जो आयरन होता है वो आसानी से टूट जाता है, बहुत सॉफ्ट होता है। पर हमने देखा दिस इज बिकॉज, ठीक है, बट इफ द स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्बन, अगर हम आयरन में 0.05% हम कार्बन मिला देते हैं, तो वो हार्ड बन जाता है और स्ट्रॉन्ग बन जाता है। व्हेन हार्ड और स्ट्रॉन्ग बन जाता है, और जब हम इसमें कहाँ गया, हाँ, जब हम इसमें निकल और क्रोमियम बना देते तो मिला देते, तो हमें स्टीललेस स्टील मिलती है। स्टीललेस स्टील के जितने भी आपके बर्तन होते हैं, आपने सुना हो, जितने भी वेजल्स होते हैं, जितने भी आपके किचन में यूज हो रहे बर्तन वगैरह, वो सारे स्टीललेस स्टील से बनते हैं। विच इज हार्ड एंड डू नॉट रस्ट, तभी हम उसको पानी में धो लेते हैं और वो हार्ड होते हैं और वो रस्ट भी नहीं करते। इफ आयरन इज मिक्सड विद सम अदर सब्सटेंसेस प्रॉपर्टी चेंज। तो क्या हुआ, मैंने जैसे इसमें है ना कार्बन डाला या निकल डाला या क्रोमिन डाला, तो इसकी प्रॉपर्टी चेंज हो गई, अब ये हार्ड हो गया। पहले आयरन सॉफ्ट था, तो इसलिए मैंने इसको एलोइंग करा। एलोइंग हमारे लिए कॉमर्शियल पर्पज से, मतलब हमारे लिए बेचने खरीदने, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। हाँ, द प्रॉपर्टी ऑफ एनी मेटल कैन चेंज इनटू द मिक्स्ड विद अदर सब्सटेंस। हम किसी भी मेटल को किसी भी मेटल के साथ मिला के उसकी प्रॉपर्टी चेंज कर सकते हैं। हम इसमें मेटल्स और नॉन मेटल्स को भी ऐड कर सकते हैं। तो एलॉय क्या है, ये वाली डेफिनेशन एलॉय की लिख लेना। एलॉय इज अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल्स और अ मेटल और एंड नॉन मेटल्स। इट प्रिपेयर्ड बाय द फर्स्ट मेल्टिंग एंड प्रिपेयर प्राइमरी मेटल देन द डिसॉल्व इन द अदर एलिमेंट्स डिफाइंड प्रोपोर्शन। इट इज कोल्ड एट रूम टेम्परेचर देन, मतलब क्या करते हैं, जैसे मैंने आयरन का एलॉय बनाना है, तो मैंने 80% आयरन ले लिया, 10% निकल ले लिया, 5% क्रोमिन ले लिया और 3% कार्बन ले लिया, कुछ इस तरीके से। तो सबसे पहले मुझे आयरन को मेल्ट करना होगा, बहुत ज्यादा टेम्परेचर देना होगा, आयरन एकदम पिघल जाएगा, फिर हम ये सब डाल देंगे, फिर ये सब उसमें एलॉय बना देंगे। यहाँ तक क्लियर हो गया? एक ये समझ लेते हैं प्योर गोल्ड। जो प्योर गोल्ड होता है वो 24 कैरेट का होता है, जो कि बहुत सॉफ्ट होता है, मतलब आप अपने हाथ में छुओगे ना वो टूट जाएगा। तो पर हम लोग है ना जो पहनते हैं, जो हमारे पेरेंट्स होते हैं, वो गोल्ड की रिंग पहनते हैं, गोल्ड की चेन पहनते हैं, पर वो गोल्ड तो होता है पर प्योर गोल्ड नहीं होता। उसमें क्या होता है, कुछ सिल्वर या कॉपर की इम्प्योरिटी इसमें मिला दिया जाता है, जिससे कि उसकी हार्ड रहे। अगर वो हमने प्योर दे दिया तो वो चेन आसानी से टूट जाएगी, मतलब मैंने ऐसे पकड़ा और यूं कट टूट गया। पर ऐसे नहीं टूटना चाहिए, जिसके लिए वो मजबूत रहे, तो उसमें हम सिल्वर और कॉपर मिला देते हैं।
तो उसको हम है ना कैरेट में डिफाइन करते हैं। अगर 24 कैरेट है गोल्ड तो वो 100% है, फिर उसको हम 22 कैरेट गोल्ड में चेंज कर देते हैं। और इसका मतलब ये हो गया कि 22 कैरेट गोल्ड है, इसका मतलब ये हो गया कि 22 पार्ट हमारे गोल्ड के हैं और 2 पार्ट हमारे सिल्वर या कॉपर का है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। इसके बाद थोड़ा सा और समझते हैं। हाँ, if one of a metal is mercury then is alloy as known as amalgam। अगर मैं मरकरी का बना रहा हूं तो वो अमेलगम कहलाएगा। ठीक है, याद रखना। द इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी ऑफ द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द एलॉय इज लेस देन द प्योर मेटल। जो इसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है, इसकी जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है और मेल्टिंग पॉइंट होता है वो लेस होती है प्योर मेटल से। तो इसलिए हम इसको यूज कर लेते हैं। कई बार हमें इलेक्ट्रिसिटी कम चाहिए, जैसे मुझे चार्जर में इलेक्ट्रिसिटी कम चाहिए तो मैं उसमें क्या एलॉय का यूज कर रहा हूँ। मुझे अपनी टीवी में इलेक्ट्रिसिटी कम चाहिए तो हम लोग प्लग लगाते हैं ना, तो प्लग में तो बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी आ जाएगी, तो मैंने एलॉय लगा दिया, तो इससे अब इसमें वायर में इलेक्ट्रिसिटी कम फ्लो हो रही है। पर अगर मैं कॉपर का तार यूज कर दूंगा उसमें तो मेरी वायर की इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा फ्लो होगी, मेरी टीवी खराब हो जाएगी। ठीक है, इसको इस तरीके से समझिए। अच्छा, ये याद रखना कि ब्रास किससे मिलके बनता है। ब्रास हमारा कॉपर और जिंक से बनता है। ब्रॉन्ज हमारा बनता है कॉपर और टिन से। टिन को एसएन से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये गुड कंडक्टर नहीं होते इलेक्ट्रिसिटी के। वेयर इज कॉपर इज यूज्ड फॉर मेकिंग अ इलेक्ट्रिक सर्किट्स। और जो कॉपर होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी बनाने के काम में आता है। और एक सोल्डर करके एलॉय होता है जो लेड और टिन से मिलके बना होता है। तो इसमें क्वेश्चन कैसे आ जाता है कि आपका ब्रास किन किन एलॉय से मिलके बना है। तो ब्रास ऑप्शन दे देंगे, कॉपर जिंक, कॉपर टिन, लेड टिन। तो आपको याद रखना होगा कि जो ब्रास हमारा बना है वो किससे बना है, कॉपर जिंक से। ब्रॉन्ज किससे बना, तो इस तरीके का एमसीक्यू जरूर आएगा, तो इसको अच्छी तरीके से याद कर लें। ठीक है, ये एक आपके पास इसको मैं बताता हूँ, ये और समझ लेते हैं। एक हमारे पास एक एंशियंट में इंडियन मेटलर्जी भी होती थी। एक आयरन पिलर नाम है कुतुब मीनार में, कुतुब मीनार के पास दिल्ली में, जो कि 1600 ईयर पहले बना था। बाय आयरन वर्कर्स ऑफ इंडिया, दे हैड डेवलप्ड द प्रोसेस ऑफ। हाँ, इसमें कुछ ऐसा है, जैसे मैं अपने यहाँ आयरन का कुछ आर्टिकल लाता हूँ, उसमें 1 महीने बाद, 2 महीने बाद या 1 साल बाद जंग लगना स्टार्ट हो जाती है, फिर हमें दोबारा पेंट कराना पड़ता है इसमें। पर वो आयरन पिलर है, उसका हमने आयरन पिलर नाम रख दिया, उसमें है ना कभी भी जंग नहीं लगती। और 1600 साल पहले लोग ऐसा जानते थे कि हम आयरन को भी ऐसा बना सकते हैं जिसमें जंग नहीं लगे। तो ये कैसे पॉसिबल हो पाया, क्योंकि ये मेटोलर्जी की वजह से। इसमें इनने स्टेनलेस स्टील तरीके से बनाया है। पर ये कब बनाए, 1600 ईयर अगो। तो इसलिए ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, ये वैसे डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, ये आपके जनरल नॉलेज के लिए होता है। इट इज द क्वालिटी ऑफ द रस्ट इज बीन एग्जामिन्ड बाय द साइंटिस्ट ऑल पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। आयरन पिलर इज 8 मीटर हाई एंड वेट 6 टन। तो 8 मीटर हाई और वेट है इसका 6 टन, तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है आयरन वाले का। अच्छा, तो ये लगभग चैप्टर खत्म हो गया। इनको नोट्स को पढ़ लेना, ये इंपॉर्टेंट होते हैं, पर ये तभी समझ में आएंगे जब वो अच्छे से पढ़ो। तो अब मैं बताता हूँ आपको क्या क्या करना है। इस वीडियो को तो पार्ट्स में देखना, ये मैंने स्टार्टिंग बता दी, लास्ट में बताने का कोई फायदा नहीं क्योंकि आपने वीडियो पहले ही देख चुके होंगे। एनसीईआरटी जैसे ये मैंने पढ़ा है, इसको एनसीईआरटी से मार्क करते रहिएगा। ठीक है, सारे नोट्स मार्क करते जाइएगा। जैसे आपने ये नोट्स मार्क कर लिए, इसके बाद इसके जो एमसीक्यू जिस बेसिस बनेंगे उसको मार्क करिए, नोट्स लिखिए और इसका रिवाइज करिए। 2-3 बार रिवाइज करिए, फिर मैं नेक्स्ट वीडियो लेके आऊंगा इसके क्वेश्चंस के ऊपर। ठीक है, तो आई होप आपको पसंद आया हो। तो पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और कमेंट में अपनी क्वेरीज डालिए, जो पूछना है वो डालिए। और हाँ, कुछ रिएक्शन के प्रैक्टिकल्स आने वाले हैं, वो भी मैं आपको टेस्ट ट्यूब वगैरह तरीके से बहुत अच्छे से करके दिखाऊंगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफ़ी है, चलिए खत्म ही करते हैं। थैंक यू वेरी मच, दैट्स इट फॉर टुडे, बाय।